करेगा, कोई किसी का गड़बड़ी नहीं करेगा। चलो हाँ, एक बार सभी लोग लाइक कर दो और स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो, हैजा हुआ, क्षय रोग यानी टीबी हुआ, एंथ्रेक्स हुआ यानी गिल्टी रोग, ये सब क्या है आपको बैक्टीरियल रोग है। और आपको देखोगे वायरस जनित रोग एक पड़ता है इन्फ्लुएंजा, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा हो जाएगा। पोलियो भी क्या है, एक प्रकार के वायरस जनित रोग है। एड्स भी एक प्रकार के क्या है, वायरस जनित रोग है। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा हो जाएगा। ये आपको वायरस जनित रोग है, न कि बैक्टीरियल रोग है। क्वेश्चन 2 लगाओ, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम पूछ रहा है। हड्डी जो बना होता है कैल्शियम फास्फोरेट का बना होता है। हड्डी की मजबूतता जो प्रदान करता है वो कैल्शियम प्रदान करता है। हड्डी के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं। हड्डी के अध्ययन, जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें से 300 हड्डी होता है, लेकिन जब बच्चा जवान हो जाता है यानी कि बढ़ जाता है तो उसमें 206 हड्डी हो जाता है। इसका कारण जानते हो, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी हड्डी खोखला होता है और वो हड्डी जैसे जैसे बड़ा होता है वो जुटते जाता है। देन जुटते जाता है तो देखोगे कि जैसे ही बड़ा हो जाता है उसकी हड्डी आपको जुट जाता है और 206 हो जाता है। अब शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम पूछ रहा है, यानी कि फीमर यानी जांग की हड्डी। देखोगे कि फीमर जो हो जाएगा जांग की हड्डी हो जाएगा। उसके नीचे टांग में टिबिया हड्डी होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। रेडियम और अल्ना हड्डी जो होता है यह हाथ की हड्डी है। एक बात ध्यान में रखना, तुम्हारे दोनों हाथ मिलाकर 60 को हड्डी है। यानी अगर हम बात करें तो दोनों हाथ मिला लिया जाए तो तुम्हारा एक हाथ में 30 को हड्डी है, दूसरे हाथ में भी 30 को हड्डी है। ये टोटल कितना है तुम्हारे हाथ में कितने हैं, 60 को हड्डी है। टोटल 60 को हड्डी है। और अगर तुमसे ये पूछे कि तुम्हारा पैर में कितना है, पैर में, तो पैर में भी तुम्हारे दोनों पैर मिला लिया जाए तो 60 को हड्डी है। इसे भी याद रखिए, क्वेश्चन आपसे पूछता है तो हड्डी से संबंधित क्वेश्चन पूछेगी। सबसे छोटा हड्डी क्या है, तो कान के स्टेपिस हड्डी जो होता है ये सबसे छोटा हड्डी होता है। हड्डी से क्वेश्चन ये पूछ सकता है तुम लोगों से कि जो खोपड़िया होती है उसमें कितना हड्डी होता है। ये जो पूरा खोपड़िया है इसमें टोटल 29 हड्डी होता है। चेहरे पर 14 हड्डी होता है, कान में 3 6 हड्डी होता है और 8 गो हड्डी ऊपर की सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक ना। और एक यहाँ पर हड्डी होता है। तो यहाँ पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसके आंसर तो लगा लिए होंगे। फीमर मतलब जांग की हड्डी, सबसे बड़ा हड्डी। अल्फा के दो आवेशित यानी डबल चार्ज है। देखो अल्फा बीटा गामा किरण भी है, आपको पता होना चाहिए। और अल्फा पर 2 आवेश होता है। अगर निकलेगा तो 2 आवेश लेकर निकलेगा, पॉजिटिव आवेश होता है तो निकलेगा तो 2 आवेश लेकर निकलेगा। और अगर मास नंबर में 4 की कटौती करेगा, मास नंबर में 4 की कटौती करेगा, परमाणु संख्या में 2 की कटौती करेगा, ये निकलेगा। तो अल्फा कण 2 आवेशित है, आयन होते हैं। और ये किसके, तो नाभिक होते हैं हीलियम के। किसके होते हैं, हीलियम के होते हैं। बीटा कण देखोगे वो ऋण आवेशित होते हैं, एक आपको निकलता है, वहां से निकलेगा तो एक पॉजिटिव ऋण आवेशित होता है इसलिए निकलता है, तो एक चार्ज बढ़ा देता है। इस बात को ध्यान में रखिए। ये हीलियम के नाभिक होते हैं। हीलियम देखोगे सूरज में दूसरे स्थान पर मिलता है, हाइड्रोजन सबसे अधिक मिलता है। तो ये आप याद रखिएगा। गामा पर कोई चार्ज नहीं होता है, गामा का भेदन क्षमता सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन 4 देख लो कि निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है। अगर विद्युत परिपथ बनाओगे, कोई भी विद्युत परिपथ या विद्युत सर्किट है, तो उसमें लाइट कब जाएगा, जब उसमें तुम स्विच को ऑन ऑफ करोगे तो उसमें क्या होता है, लाइन चला जाता है, फिर लाइन ऑफ हो जाता है। यानी जो स्विच होगा यह वियोजित करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। क्या किया जाएगा, स्विच का किया जाएगा। आगे देखते हैं, ट्रांजिस्टर जो होता है ये देखोगे इसमें जर्मेनियम का भी इस्तेमाल किया जाता है, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है तो अर्धचालक। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, एक व्यास समर्पित पुष्प का उदाहरण है। तो एक व्यास समर्पित जो पुष्प का उदाहरण है इसका नाम बताना है। एक व्यास समर्पित जो पुष्प का उदाहरण है ये हो जाएगा तुम्हारा मटर का पुष्प। और मटर के ही देखोगे कि जो मेंडल साहब थे जेनेटिक्स का अगर प्रयोग कर रहे थे तो उसमें साधारण मटर का ही प्रयोग किए थे, ये भी याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछे तो। आगे चलते हैं, जड़त्व के नियम को भी कहा जाता है। जड़त्व के नियम किसने दिया था, तो गैलीली ने दिया था, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और जड़त्व के नियम से ही पता चला आपको न्यूटन के फर्स्ट लॉ के जो आपको न्यूटन ने दिया था, यानी गति के पहला नियम था, उसे ही जड़त्व के नियम कहा जाता है। जड़त्व मतलब कि एक प्रकार से द्रव्यमान, जड़त्व मतलब कि जड़त्व यानी कि कोई वस्तु जिस तरीका से है उसी तरीका से रहने की कोशिश करती है। और जड़त्व मतलब कि उस कोशिश के अगर विरुद्ध आप काम करते हैं तो उसी का ये विरोध करता है, ये हो जाता है। मतलब कि न्यूटन के प्रथम नियम क्या कहता है कि वस्तु या कोई भी पिंड अगर गति अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में रहेगा, गति करते रहेगा, और अगर विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगा, जब तक उस पर बाहरी फोर्स ना लगाया जाए। यानी कि यहाँ से फोर्स की परिभाषा निकलता है
तो फोर्स क्या कहलाता है? फोर्स इज कॉल्ड पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स, यानी कि धक्का या खिंचाव ही बल है। तो बल की परिभाषा कहां से निकलता है? ये आपको गति के प्रथम नियम से निकलता है। गति के दूसरे नियम से क्या निकलता है? तो बल के व्यंजक निकलता है F बराबर ma, जहां पर यह कहता है कि संवेग परिवर्तन के बारे में बताता है। और तीसरा नियम तो तुम लोग जानते ही हो कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, और अभी तक चौथा नियम नहीं आया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। ध्यानपूर्वक क्वेश्चन देख लो। मैं जान रहा हूं कि आप लोग को 12th वाला जब क्वेश्चन देखते हो तो तुम लोग घबरा जाते हो। 12th वाला जब भी क्वेश्चन आएगा मैं आपको बता दूंगा। सूक्ष्मजीवी रोग का उदाहरण जिस स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है, यानी लैंगिक संपर्क से जिसका स्थानांतरण होता है, लैंगिक संपर्क से जिसका स्थानांतरण होता है, ये आपको बताना है। इसमें से किसका आपको स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होगा? यानी कि ये हो जाएगा सिफिलिस नामक बीमारी, खतरनाक बीमारी है, ये लैंगिक संपर्क से होता है। कौन सी? सिफिलिस नामक बीमारी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। निम्न में से कौन सा वर्ष कोहरे में न्यूनतम परिकिरणित होता है? ये बताना है इसमें से कौन सा हो जाएगा कि कोहरे में न्यूनतम परिकिरणित होगा। न्यूनतम परिकिरणित मतलब कि उसका जो प्रकाश होगा ज्यादा नहीं छितराएगा। परिकिरणन देखो करने का मतलब कि प्रकाश को छितरा जाना, ठीक है। अब ये न्यूनतम परिकिरणित उसको कहा जाएगा जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा। तो आप लोग जानते हो कि रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा होता है, इसलिए उसका परिकिरणन कम हो जाएगा। और बैगनी का क्या हो जाता है? परिकिरणन ज्यादा होता है। बैगनी का परिकिरणन मैक्सिमम होता है। यहाँ हम बात करें कि न्यूनतम परिकिरणन की बात कर रहा है, ठीक ना, तो न्यूनतम हो जाएगा यहाँ पर लाल का, और अगर मैक्सिमम देता तो हो जाता बैगनी का, ये भी याद रखिएगा, ठीक। और बैगनी का क्या होता है? तरंगधर क्या होता है? कम हो जाता है, ये भी याद रखिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। लाल, हरा, नीला रंग को प्राइमरी कलर बोला जाता है। टीवी जो होता है रंगीन टीवी में इस्तेमाल किया जाता है, कैमरे में इस्तेमाल किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो। निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है? किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है, किसी भी तरल पदार्थ के। इसमें से किसका? तो बैरोमीटर का देखोगे उपयोग किया जाता है वायुमंडलीय दाब मापने के लिए। हाइड्रोमीटर का आप देखोगे प्रयोग किया जाता है आपको विशिष्ट गुरुत्व मापने के लिए, गरिष्ठ गुरुत्व जो तरल पदार्थ का मापने के लिए, यह भी याद रखिएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि, अब समस्थानिक जो भी होते हैं उनके रासायनिक गुण समान हो जाते हैं। तो समस्थानिक में होते क्या है भैया? समस्थानिक कहे क्या जाते हैं? तो परमाणु सिद्धांत पढ़ोगे या परमाणु के बारे में पढ़ोगे तो उसमें दिया है समस्थानिक, संभारिक, कम से कम ये दो चीज याद रखना चाहिए। समस्थानिक में क्या होता है कि परमाणु संख्या समान हो जाता है, यानी कि परमाणु का क्रमांक क्या हो जाता है? समान होता है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाते हैं? भिन्न भिन्न हो जाते हैं। अब तुम लोग बोलोगे सर जी परमाणु संख्या समान कहने का मतलब कि यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या समान हो जाएगा, और आपको यहाँ पर आराम से लगा लोगे आप लोग। और यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान किसको इंगित करता है? तो नाभिकीय द्रव्यमान हो जाएगा, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएगा। तो ये भी याद रखिएगा। अगर आपसे संभारिक पूछता है, यानी कि परमाणु द्रव्यमान या भार समान हो जाता है, उसे संभारिक कहा जाता है। 10 के आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये लगा लेना आराम से। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 देख लो। कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या होती है भैया? कैल्शियम को उपयोग किया जाता है तुम्हारी हड्डी, जैसे कैल्शियम की प्रयोग किया जाता है, हड्डी में चोट लग जाता है, क्रैक हो जाता है, डॉक्टर कैल्शियम की गोली लिखता है। तो कैल्शियम चूना में भी पाया जाता है, लेकिन वो तुमको नहीं खाना है। कैल्शियम की गोली अलग होता है, इसका आपको देखोगे परमाणु, आपको देखोगे संख्या क्या हो जाता है? 20 हो जाता है कैल्शियम का। आराम से ये तो लगा लोगे, इसमें क्या दिक्कत है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12। खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है। अगर कोई खाद्य श्रृंखला है, इसका प्रथम पोषण स्तर कैसे निर्मित होता है? लगाओ वो एकदम क्वेश्चन दबा कर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आराम से क्वेश्चन लगाओ। और इस बार ठंडा गाड़ देना है, ठीक ना। एक एक डेली मैं आपको प्रीवियस ईयर का सेशन लूंगा, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर भी वाइज ले सकता हूं, और आपको पूरे ओवरऑल मिक्स भी ले सकता हूं। खाद्य श्रृंखला की हम बात करें तो सबसे पहले आते हैं उत्पादक। जो हरे पौधे होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपने खाना बनाते हैं और तुम लोगों को देते हैं, यानी कि किसी और को खाने के लिए देते हैं, वो क्या हो जाते हैं भैया? हो जाते हैं, वो हो जाते हैं तुम्हारा उत्पादक। और उत्पादक में क्या आ जाएंगे? हरे पौधे आ जाएंगे। हरे पौधे जो हो जाएंगे ये क्या हो जाएंगे? उत्पादक हो जाएंगे। हरे पौधे क्या हो जाएंगे? उत्पादक। क्योंकि हरे पौधे देखोगे सूरज से क्या लेते हैं? सूरज से, देखो सूरज से लेते हैं प्रकाश, और इनमें होता है क्या होता है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल में क्या होता है? आपको मैग्नीशियम पाया जाता है, भी याद रखिएगा। अब ये नीचे से लेते हैं, जड़ से ले लेते हैं पानी, नीचे मिट्टी से ले लेते हैं पानी, याद रखना पानी। जाइलम इनको क्या करता है? जल पहुंचा देता है। अब ये CO2 ले लेते हैं बाहर से, हमारे वायुमंडल से क्या लेते हैं? CO2 ले लेते हैं।
अब ये जानते हो कि ये सूरज के प्रकाश मिलेगा, पानी मिलेगा, CO2 मिलेगा, तो ये खाना बनाएंगे जिसे कहा जाता है फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण जिसे कहा जाता है। और उसी में ये ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, C6H12O6 का निर्माण कर लेते हैं, खाना का निर्माण कर लेते हैं पत्ती में, और पत्ती के द्वारा फिर खाना वितरित किया जाता है अलग अलग टहनियों में, देखोगे अलग अलग क्षेत्रों में। पत्ती में देखोगे खाना एक मंड के रूप में ये संचित होता है खाना इन लोगों में, पेड़ पौधे में। तो पेड़ पौधे देखा जाए तो खाद्य श्रृंखला के सबसे पहला पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। फिर आ जाते हैं, इसमें आ जाते खद्दू, मतलब खाने वाले आ जाते हैं, माने उपभोक्ता आ जाते हैं। प्रथम उपभोक्ता कहलाते हैं जो कि शाकाहारी होते हैं, द्वितीय कहलाते हैं कि जो कि मांसाहारी होते हैं, और तृतीय कहलाते हैं जो मांसाहारी को भी मारपीट कर खा जाए। ठीक, आगे देखते हैं इसके आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का उदाहरण है। भैया इमल्सन का उदाहरण देख सकते हो, इसमें से कौन सा हो जाएगा, इमल्सन का उदाहरण कौन सा होगा, द्रव में द्रव, यानी इमल्सन का उदाहरण जो हो जाएगा इसमें कौन हो जाएगा, दूध हो जाएगा। दूध क्या हो जाएगा, एक इमल्सन का उदाहरण हो जाएगा। दूध देखोगे शुद्धता आपको मापा जाता है किसके द्वारा, इसमें लैक्टोज होता है, लैक्टोमीटर द्वारा मापा जाता है दूध की शुद्धता, आप देखोगे तो। ठीक ना, आगे चलते हैं, इधर बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 14 देख लो। ये क्वेश्चन तुम्हारा जो है ना, ये क्वेश्चन असल में 11th-12th लेवल का है। ठीक ना, डायरेक्ट आप देखोगे कि जो नेट के एग्जाम होता है ना डॉक्टर वाला, वहीं से क्वेश्चन उठा कर दे दिया है। एटीपी के अंतस्थ फास्फोर्स संलग्न बंध को जल्द द्वारा खंडित होने पर कितनी तुल्य ऊर्जा होगी। यानी एटीपी तुम जानते हो जिसे बोला जाता है, एटीपी को क्या बोला जाता है, कोशिका के से आपको करेंसी बोला जाता है। इसके अंतस्थ फास्फोर्स संलग्न जो होता है, तो बंध जल वाला खंडित होता है, उससे कितना ऊर्जा विमोचित होती है, ये होती है आपको 30.5 kg प्रति मोल, ये हो जाएगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक ना, 15 देख लो क्वेश्चन। कायिक प्रबंधन का लाभ यह है कि इस प्रकार से उत्पन्न सभी पौधे, कायिक परिवर्तन क्या देखते होगे, कायिक परिवर्तन देखते होगे कि गुलाब के पौधा रोप दोगे काट कर डहनी से, तो फिर से वो जम जाएगा, जस्ट लाइक उसी की तरह होगा। ईख का पौधा रोप दोगे, ये भी तो कायिक परिवर्धन में ही होता है ना। तुम लोग देखोगे कि ये क्या होता है कि इनकी जो आपको अनुवांशिकता जो होती है, यानी अनुवांशिक रूप से ये क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं, कि भैया ये कहीं चीज से कहीं चीज से होकर से पैदा हो रहा है डायरेक्ट, देखोगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। कायिक से ये फायदा होता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 16 देख लो। साइनोबैक्टीरियम तथा माइकोप्लाज्मा या बैक्टीरिया कह दे, एक्जोबैक्टर दे दे, या आपको और भी दे दे, जैसे कि ये सब जो होते हैं ये क्या होते हैं, टाइटम, तो जो लोग मर जाते हैं पानी में डूब के, उसके लिए ये उपयोग किया जाता है। यहाँ पर देखो साइनोबैक्टीरियम तथा माइकोप्लाज्मा समूह के उदाहरण है मोनोएरा जगत के, किसके, मोनोएरा जगत के। तो मोनोएरा जगत में एक कोशिकीय प्रक्रियोटिक कोशिका आते हैं, जिसके सभी कोशिकांग जो होते हैं विकसित नहीं होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक ना, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता है। 16 के आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 17 देख लो। कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। तुम्हारे गली चौराहे पर सोलर सेल होता है ना, तुम्हारे गली चौराहे पर सोलर सेल सूरज के प्रकाश लेता है। ठीक, वो सर आपसे बात करना है, ठीक है, बात कर लेना, मैसेज छोड़ देना, बात कर लेना, समय मिलेगा तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। ठीक, मैसेज कर देना उस। यहाँ पर देखो कौन सा तत्व सोलर सेल को, देखो सोलर सेल देखोगे इसमें कौन सा आपको प्रभाव काम करता है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव। और प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए ही आइंस्टीन साहब को नोबेल पुरस्कार मिला था। सापेक्षता के सिद्धांत के लिए उनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था, इस बात को भली बात याद रखिएगा, 1921 के समय। तो सोलर सेल में देखोगे क्या हुआ था है भैया, ये सिलिकॉन होता है। सिलिकॉन क्या है, एक प्रकार का अर्धचालक है। चिप बनाने में भी, मोबाइल की चिप बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है, एक तो विद्युत उपकरण में किया जाता है। एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है ट्रेन का डिब्बा बनाने में। एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है हवाई जहाज के देखोगे कलपुर्जा बनाने में, एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है, ये भी याद रखिए। आगे चलते हैं, एल्युमिनियम का एक आपको एस है बक्साइट। क्वेश्चन 18 देखो, ग्रीन हाउस प्रभाव जुड़ा हुआ है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव किससे जुड़ा हुआ है ये आपको बताना है। ग्रीन हाउस प्रभाव मतलब कि वायुमंडलीय दशा में तापमान वृद्धि करना। वायुमंडल में जो तापमान वृद्धि होता है उसे ही तो ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। और ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे मुख्य रूप से कौन उत्तरदायी निभा रहा है भैया, ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, ये आपको ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ा रहा है दिन प्रतिदिन, आप लोग देखोगे तो। ठीक, इसके आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर CO2 हो जाएगा। अरे और हमारे वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितना है, ये देखोगे 0.03% है। लेकिन ये जीवाश्म ईंधन जैसे जैसे लोग जला रहे हैं, ये क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है।
और ये क्या होता है, जब सूरज के आपको तापीय होता है उसको शोषित कर लेता है और बाहर नहीं निकलने देता है। क्वेश्चन 19 देख लो, टमाटर के किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? गोल गोल टमाटर जो होता है, देखोगे टमाटर जो होता है ये किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो टमाटर बताओ, टमाटर जो होता है इसका लाइकोपीन के कारण होता है लाल ना, तो टमाटर होता है जो अम्ल प्राकृतिक स्रोत किसका है? तो ये ऑक्जेलिक अम्ल का है। टमाटर में क्या पाया जाता है भैया? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाते हुए पता होना चाहिए, ठीक। टार्टरिक अम्ल पाया जाता है तुम्हारे इमली में, ठीक ना। आगे चलते हैं, और सिट्रिक अम्ल पाया जाता है खट्टे फलों में। क्वेश्चन 20 देख लो, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है? कोशिका का अलग अलग आपको जानते हैं, कोशिका का अलग अलग भी आपको अंग होते हैं जिसे कोशिकांग बोला जाता है। अब यहाँ पर दे रहा है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है? ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्या होता है, आप देखोगे ऑक्सीकरण होता है, और जो ऑक्सीकरण होता है तो यहाँ पर 38 एटीपी का निर्माण होता है, और एटीपी को क्या कहा जाता है? कोशिका का करेंसी कहा जाता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा गृह, यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछता है तो। राइबोसोम क्या होता है? तो राइबोसोम को कहा जाता है कोशिका की क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। क्वेश्चन 21 देख लो, और कोशिका के ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? तो गोल्जी कोई को कहा जाता है। क्वेश्चन 21 देख लो, निम्नलिखित में से कौन से जीव परजीवी पोषण युक्त दर्शाता है? परजीवी पोषण युक्त कौन से दर्शाता है, यानी दूसरे पर आधारित रहता है? परजीवी पोषण युक्त इसमें से कौन से दर्शाएगा? लगाइए क्वेश्चन। अजीत नहीं कोई दिक्कत होगा, चलो क्वेश्चन लगाओ। निम्न में से कौन से परजीवी पोषण युक्त दर्शाते हैं? ये हो जाएगा कसकुट्टा, यानी अमरबेल का पौधा। कसकुट्टा हो जाता है अमरबेल का पौधा जो होता है, ये आपको क्या होता है कि ये परजीवी चीज दर्शाता है। ये याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा अमरबेल का पौधा। नहीं देखो ये पेड़ पर छल्ला की तरफ चढ़ जाता है। क्वेश्चन 22 देख लो, निम्नलिखित में से पुष्पित पादप का कौन सा भाग द्विगुणित नहीं होता है? पुष्पित पादप के कौन से भाग द्विगुणित नहीं आते हैं? दो ही ऑप्शन है, ऊपर ऑप्शन है सी और डी, आप देखिएगा इसी में से आंसर लगा लो। इसी में से आंसर हो जाएगा अंडा, यानी डिम्ब। डिम्ब जो होता है ये द्विगुणित नहीं होता है, या याद रखिएगा डिम्ब जो होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 22 का आंसर ए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर यहां से देखते हैं, क्वेश्चन 23 देख लो, निम्न में से किस युक्ति में विभक्त वलय द्विपरिवर्तक का कार्य करता है? द्विपरिवर्तक का कार्य करता है, ये बताना है। विभक्त वलय जो है द्विपरिवर्तक का कार्य करता है। इसमें से किसमें द्विपरिवर्तक का कार्य करता है? तो उसी में करता है जिसमें विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा बदला जाता है ना। लगाओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर विद्युत मोटर हो जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन 24 देख लो, रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत क्या है? तो रदरफोर्ड ने आपको देखोगे कि सोने के पतरे लिया था और उस पर अल्फा कण का प्रयोग कर कर देखा था कि सोना के पतरी जो था उस पर अल्फा कण का प्रयोग किया था। तो अल्फा कण का जो प्रयोग किया था, यानी अल्फा जब तो उससे टकरा रहा था तो सभी अल्फा कण क्या हो जा रहे थे? छेद कर निकल जा रहे थे, यानी 99% क्या हो जाते थे? पार हो जाते थे, पार हो जाते थे। ये जो प्रयोग कर रहे थे रदरफोर्ड। बट कुछ जो होते हैं ये बाहर भी आ जाते हैं लौट कर लड़कर। इससे पता चलता है कि ये जो आपको परमाणु के नाभिक है, अल्फा तो पहले ही पॉजिटिव होता है, दो को पॉजिटिव आवेश। अब ये पॉजिटिव पॉजिटिव से टकराएगा तभी तो लौट कर आएगा। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव से लौट कर आया, तो इसका मतलब ये सोचे कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो है नाभिक में कोई ऐसा पॉजिटिव चीज है, और वही पॉजिटिव चीज का नाम पड़ा प्रोटॉन। प्रोटॉन का नामकरण किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। बट ये सिद्ध किसने किया कि परमाणु में प्रोटॉन होता है? वो किए थे आपको गोल्डस्टीन किए थे। इसे भी याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है तो अगर आपसे देखिए किसने खोज किया था तो गोल्डस्टीन, और किसने नाम किया था प्रोटॉन का? तो वो होता है रदरफोर्ड। और रदरफोर्ड यहाँ पर देखो कि नाभिक के भी खोज करते हैं, कि नाभिक बताते हैं कि परमाणु में नाभिक है। यहाँ पर हो जाएगा हीलियम के नाभिक जो होता है, अल्फा कण का जो होता है स्रोत जो होता है हीलियम का नाभिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देख लो, मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को कहते हैं। तो मनुष्य के कान के जो बाहरी हिस्सा है ये क्या कहलाता है? बताओ, मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से जो होते हैं क्या कहलाते हैं? बताना है, लगाओ क्वेश्चन। अरे तुम लोगों को नंबर नहीं दिया गया था यार, तेरा सुपरस्टार क्वेश्चन लगाइए। अरे यार तुम लोगों को नंबर एक नहीं है, उस नंबर पर पता करो। चलो यहाँ पर
मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को क्या कहा जाता है? बताओ, इसके आंसर लगाओ। क्या लगा रहे हो तुम लोग? बताओ क्या लगा रहे हो? सी लगा रहे हो। बहुत अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, क्या दिक्कत है भाई? बहुत अच्छा। ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा तुम्हारा कर्ण, कर्ण पल्लव। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? कर्ण पल्लव। और कान में ही सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है। को कनवा में 3 गो हड्डी है, को कनवा में 3 गो हड्डी, दोनों मिला के 6 गो हड्डी। और कान की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिस। क्वेश्चन 26 देख लो। हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? हमारा जो सौर मंडल है, देखोगे हमारा जो सौर मंडल के मुखिया सूरज जी हैं, सूरज सन। और सूरज में ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, हाइड्रोजन के नाभिक हीलियम बदलता है। अब ये देखोगे कि सौर मंडल में, देखो सौर मंडल में अगर हम बात करें, ये सूरज भगवान जो हो गए, मान लो ये सूरज भगवान हो गए, ठीक, ये सूरज भगवान हो गए। यहाँ पर मान लो ये सूरज भगवान हो गए, ठीक। तो इनके इधर देखोगे ये सबसे बुध ग्रह हो जाएगा, सबसे नजदीक, सबसे छोटा। उसके बाद शुक्र ग्रह हो जाएगा, सबसे चमकीला, सबसे गर्म, सांझ के तारा, भोर के तारा, पृथ्वी के जुड़वा बहन, सौंदर्य के देवता, ये शुक्र को कहा जाता है। फिर आता है आपका पृथ्वी, तीसरे स्थान पर आता है, सूरज से स्थान से तीसरे स्थान पर पृथ्वी। फिर आ जाएगा यहाँ पर मंगल आ जाएगा, ये देखोगे। फिर यहाँ पर आ जाएगा एस्ट्रॉयड बेल्ट आ जाएगा, एस्ट्रॉयड बेल्ट मतलब क्षुद्रपट्टी बेल्ट। फिर यहाँ पर बृहस्पति आ जाएगा, शनि आ जाएगा, अरुण आ जाएगा, वरुण आ जाएगा, ठीक। ऐसे कर टोटल 8 ग्रह है, क्योंकि 2006 में प्लूटो को 52वां ग्रह घोषित कर दिया गया था। अब लाल ग्रह, आयरन ऑक्साइड के कारण किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल को कहा जाता है लाल ग्रह, आयरन ऑक्साइड के कारण। इसे याद रखिएगा। शुक्र और बुध का कोई उपग्रह नहीं है, इसे भी याद रखिएगा। शुक्र और बुध का कोई उपग्रह नहीं है। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है आपको गैनीमीड, और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह भी है, तो गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है। और शनि का एक उपग्रह होता है बड़ा में आपको टाइटन, भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन 27 देख लो। रेखीय संवेग के बदलने की दर को क्या कहा जाता है? रेखीय संवेग के बदलने की दर क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो P बराबर क्या होता है भैया? mv होता है। संवेग बराबर संवेग को बदलो, टाइम के रिस्पेक्ट में बदल दो। टाइम के रिस्पेक्ट में बदलोगे तो इधर भी टाइम आएगा, यानी कि m का m हो जाएगा, v/t मतलब एक्सीलेशन आ जाएगा, यानी कि ma आ जाएगा। और ma क्या मिलता है आपको यहाँ से? संवेग के परिवर्तन की जो दर बताता है न्यूटन के दूसरे नियम से, ये क्या हो जाता है तुम्हारा? बल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बल, बल, बल हो जाएगा। यहाँ पर बल के आपको जो मात्रक होते हैं न्यूटन होता है, ये भी याद रखिए, क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो आगे चलते हैं, इसके आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 28 देख लो। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? ये बताओ, इसमें से कौन सी युक्ति जो होती है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? लगाओ इसमें से क्वेश्चन। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन सी युक्ति परिवर्तित करती है? विद्युत इस्त्री, विद्युत बल्ब, विद्युत गीजर, विद्युत मोटर। ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर करता है, ठीक ना। विद्युत बल्ब में देखोगे टंगस्टन जो होता है, फिलामेंट जो होता है विद्युत बल्ब का, ये भी याद रखिएगा। विद्युत गीजर क्या कहलाता है? तो विद्युत गीजर करता है भैया, तुम लोग विद्युत दोगे तो वो पानी को गर्म कर देता है, ठीक ना। विद्युत गीजर जाड़ा में काम आता है। और विद्युत इस्त्री भी काम आता है, तो क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाता है। विद्युत इस्त्री नाइक्रोम तार का भी इस्तेमाल किया जाता है, या अभ्रक का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 देख लो। जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक प्रगम में झिल्ली द्वारा हो तो उसे कहते हैं? जल की अणुओं की गति जब चयनात्मक मतलब चयन करेगा, यानी कि जो सही होगा उसको अंदर भेजेगा, जो खराब होगा उसको वहीं पर छान देगा, कहेगा ना तोरा नहीं अलाउ है अंदर जाने के लिए। तो ये चयनात्मक प्रगम में जो झिल्ली होती है, इसमें क्या होता है बताना है। इसमें से बताइए क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 29 लगाइए। क्वेश्चन नंबर 29 लगाइए। इसे कहा जाता है परासरण। क्या कहा जाता है? परासरण कहा जाता है, ठीक ना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 30। खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है, क्योंकि उन पर क्या हो जाता है? परत चढ़ जाता है। ये जस्ट लाइक ऐसे ही होता है कि जैसे अगर तापमान है और कोई लड़की मेकअप लगाकर आती है और उस पर धूपा उग जाता है तो वो काली हो जाती है उसी समय। इसलिए लड़की सब क्या करती है कि अपना मुंह बांध कर चलती है, ठीक है। मुंह बांध तो बाहर जब धूपा में निकलती है लड़की सब, तो या तो छाता लेके निकलेगी या पूरा मुंह बांध लेगी। और एगो लड़की को हम देखे ना, पूरा एकदम हुआ गोर लग रहा था, एकदम पूरा हथवा उथवा गोर लग रहा था। हम बोले जरूर दाल में कुछ काला है। चले नजरिया हमारे ऊपर पैरवा पर चला गया। हम बोले ले पैरवा तो एकदम कहीं बोले पैरवा अलगे टाइप से है, यानी कि यहाँ पर प्रकाश के कौन से प्रकीर्णन हो रहा है समझ में ना रहा है। ऊपर कुछ और प्रकीर्णन हो रहा है, नीचे कुछ और प्रकीर्णन हो रहा है, वही चीज़ है, बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। ये देखो खुली में वस्तु को छोड़ दिया जाए, चांदी को खुली में छोड़ दिया जाए तो चांदी देखो विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, और इस पर एक परत चढ़ जाता है सिल्वर सल्फाइड का,
आप देखोगे और ये आपको क्या हो, भद्दा लगने लगता है, ठीक ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है वो बताना है। हार्मोन जो शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है ये आपको बताना है, लगाइए। चलो लगाओ, ये आप लोग क्वेश्चन लगाओ। नहीं यार, बेइज्जती तुम लोगों को कैसे कर सकते हैं, तुम लोग का बेइज्जती ना कर सकते हैं। ये देखो, शर्करा को जो नियंत्रित करता है इसका नाम है अग्नाशय। शर्करा दो आपको देखो, शर्करा कहने का मतलब कि तुम्हारे ब्लड में जो है चीनी की मात्रा, जिसे आम भाषा में गांव में नहीं बोला जाता है, देखो फलना को चिनिया रोग हो गया, यानी शुगर रोग हो गया। शुगर रोग, शुगर वाला रोग नहीं, शुगर रोग हो गया, ठीक है। तो वो क्या होता है कि तुम्हारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा घट जाता है, श्रावण। देन इसके कारण क्या होते हैं, तुम्हारे शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ जाता है, यानी ब्लड में बढ़ जाता है, और बहुत खतरनाक रोग होता है ये। और ये आपको अग्नाशय के बिट्टा सेल से देखोगे ये स्रावित होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी हो जाएगा, बी। आगे चलते हैं, इसके आंसर क्या हो जाएगा, बी। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन तुम्हारा 32 है कि बर्फ पानी पर क्यों तैरता है, ये आपको बताना है। बर्फ पानी पर क्यों तैरता है, ये लगाओ क्वेश्चन। बर्फ पानी पर क्यों तैरेगा, बर्फ पानी पर क्यों तैरेगा, लगाओ क्वेश्चन। तो बताओ 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 क्या होगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो, बर्फ पानी पर इसलिए तैरता है क्योंकि बर्फ का क्या होता है, घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और पनिया का ज्यादा रहता है, इसलिए पनिया के ऊपर क्या होता है, ये तैरते रहता है। ये देखोगे क्या हो जाएगा, बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, इसलिए बर्फ क्या होता है, पानी पर तैरते रहता है। और अगर मान लो कोई कटोरी है, उसमें पानी भरा हुआ, उसमें बर्फ डाल दोगे तो बर्फ पिघलेगा, तो क्या पानी ऊपर से गिर जाएगा, नहीं, वही रहेगा, वही दशा में रहेगा, ठीक। ये भी याद रखना। अब ये पूछता है कि पानी का घनत्व सबसे अधिक किस डिग्री पर होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर देखोगे घनत्व सबसे अधिक होता है, लेकिन आयतन सबसे कम होने लगता है। आए देखो क्वेश्चन नंबर 33। प्रतिध्वनि सुनाई देती है, प्रतिध्वनि जो सुनाई देती है ये कैसी सुनाई देती है, आपको बताना है। प्रतिध्वनि मतलब लौट कर ध्वनि सुनाई जो देती है, कैसी सुनाई देती है, लगाइए क्वेश्चन। सुनो जरा, सर जी इतना आसान क्वेश्चन पूछेगा, अरे भैया तुम लोगों से कहा बोले, तुम लोग हो ना जो कभी आसान कभी हार्ड कभी आसान, तुम लोग को ये भी नहीं पता है, यही दिक्कत है। तुम लोग पता नहीं कौन से चक्कर में हो। आज 3 बात तुम लोगों को मैं बोल कर जा रहा हूं, ठीक ना। अगर ये तीनों बात नहीं हुआ ना तो मैं उस दिन से तुम लोग पढ़ाना छोड़ दूंगा। पहला नंबर कि फॉर्म कम गिरेगा, ये दिमाग में अभी से लगा लो, फॉर्म कम गिरेगा, भले 21,391 सीट है लेकिन फॉर्म कम गिरेगा। सेकेंड ऑफ ऑल, पेपर का लेवल जो होगा वो तुम्हारा जो 27 फरवरी को पेपर हुआ था एक्साइज कांस्टेबल का, उससे भी थोड़ा से कम रहेगा। थर्ड ऑफ ऑल, याद रखना कि इसमें लड़कियों का सीट कुछ कुछ कैटेगरी में फाइनल में खाली रह जाएगा। ये तुम लोग लिख कर रख लो, मैं जो बोल कर जा रहा हूं वही चीज होने वाला है। अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम लोग को हार्ड क्वेश्चन कराएं तो उससे कोई फायदा है नहीं, ठीक ना। जो ये क्वेश्चन है ये सब पूछा हुआ है, और सभी 10th लेवल के क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। 12th लेवल आ रहा है तो मैं बता भी दे रहा हूं, देखो 12th लेवल का है। बट फिर भी आप लोगों का दिमागवा अगर नहीं काम कर रहा है तो दिमागवा को ये बात की समझाओ कि पहले कंपटीशन 30-30 लड़कों में होता था, अब कंपटीशन बहुत कम लड़कों में है। रिटेन की हम बात करें तो फाइनल जो कंपटीशन होगा वो दौड़ पर होगा, ठीक ना। तो तुम लोग के दिमाग में जो जा रहा है ना वो कम जाए। 689 से कंपेयर करोगे, 689 पद आया था एक्साइज कांस्टेबल का एग्जाम जो हुआ था, उससे कंपेयर करोगे तो तुम्हारे जैसा मूर्ख इंसान कौन है, जहां 3000 रिजल्ट के कंपेयर कर रहे हो 1,07,000 रिजल्ट से, यानी 1 लाख ज्यादा रिजल्ट से कंपेयर कर रहे हो, यानी कई गुना ज्यादा रिजल्ट से कंपेयर कर रहे हो। तो तुम्हारे जैसा दिमाग अगर लगाने वाले होगे तो वो महसूस होगा ना कि ये कैसा है, बहुत हार्ड है यार। प्रतिध्वनि सुनाई देती है, तो प्रतिध्वनि कैसे सुनाई देती है, जब क्या होता है, ध्वनि का परिवर्तन होता है। यानी कि क्या होता है यहाँ पर, क्या हो जाएगा बताओ, ध्वनि जब परिवर्तित होती है, और ध्वनि परिवर्तित होने के लिए कम से कम कितना मीटर के लिए चाहिए होता है, 17 मीटर के लिए चाहिए होता है, ठीक। एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा, क्या एग्जाम कब होगा, एग्जाम जब होगा तब हो जाएगा। एग्जाम जब होगा तब हो जाएगा, तुम लोग काहे चिंता करो, जब सेंटर मिलेगा तो बताएंगे। तुम लोग का लग रहा है कि अभी फॉर्म भरा रहा है, तुमको पता है ना। देखो अभी देखोगे कि पुलिस मुख्यालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था ना,
2 दिन पहले देखोगे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बोला गया कि जितने इच्छुक अभ्यर्थी उनको फॉर्म भर हो जाए। तो भाई मजबूरी है क्योंकि फॉर्म में कम गिरा हुआ है। तुम लोग बस 12 लाख रजिस्ट्रेशन हो गया, हवा मचाए हुए हो, 12 लाख रजिस्ट्रेशन हो गया। रजिस्ट्रेशन से कोनो मतलब होता है जी? हमारे पास चिलवा 2 को 3 को रजिस्ट्रेशन में गलती फॉर्म भर के बोल रहा है कि सर जी हमारे को ईमेल आईडी गलती हो गया, कोनो बाबूजी के नाम गलती हो गया, कोनो हमारा नाम गलती हो गया। अरे तुम लोग को डरने की जरूरत है जी? अरे रिजल्ट तो तुम लोग का धुआं हो जाएगा, ठीक ना? चिंता कहाँ है कि तुम लोग कर रहे हो, ठीक? अरे 2 घंटा 3 घंटा डेली पढ़ाई किया करो, देखो रिजल्ट नहीं होगा फिर हमसे आकर पूछना तुम लोग बुड़बक जैसा बात करते हो। अरे थोड़ा एक्सपीरियंस का लाभ उठाया करो। साइट्रिक अम्ल मुक्त होते हैं या बताना है साइट्रिक अम्ल किसमें पाए जाते हैं? सिट्रिक अम्ल जो होते हैं ये देखोगे साइट्रिक अम्ल जो होते हैं नींबू में होते हैं। किसमें होते हैं? नींबू में होता है। एसेटिक अम्ल पूछे तो सिरका में होता है। आगे चलते हैं। टार्टरिक अम्ल जो इमली में होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है बताओ? यहाँ पर इसका आंसर लगाओ। स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? लगाओ क्वेश्चन नंबर 35 के आंसर। निम्नलिखित में से भारी मशीनों के रूप में किसका स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो यह प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट का। मुलायम होता है, हीरा कठोर होता है। ये लगाओ, इसका आंसर हो जाएगा। यार तेरा सुपरस्टार तोरा ले जाके अब फेंक देंगे, ले जाके पहाड़ पर ले, ठीक ना? चुपचाप मजाक किया तो पढ़ाई कर चिरकुट। ये देख क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में भारी जो हो जाएगा ग्रेफाइट हो जाएगा। ग्रेफाइट जो होता है षटफलकीय होता है और हीरा जो होता है चतुष्फलकीय होता है। और हीरा ग्रेफाइट अपरूप होते हैं, भी पता होना चाहिए कार्बन का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। मनुष्य में आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? तो मनुष्य में सबसे आहार नाल का सबसे लंबा भाग जो होता है जिसे आप लोग बोलते हैं छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है, ये क्या होता है? इसे जिसे बोला जाता है क्षुद्रांत, यानी ये क्षुद्र होता है। ये क्या हो जाएगा? इसके आंसर क्या हो जाएगा? क्षुद्रांत हो जाएगा। ये सबसे छोटी आंत, नाम तो कह रहा छोटी आंत है लेकिन ये बड़ा होता है, याद रखना। 6 से 7 मीटर लंबा होता है ये लंबा बहुत होता है लेकिन नाम एक छोटी आंत है, ठीक ना? यानी क्षुद्रांत। इसके आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37। ग्रहों के गति का संचालन होता है। तो ग्रहों के गति के संचालन किसके द्वारा होता है ये आपको बताना है। ग्रहों के गति का संचालन जो किया गया था किसके द्वारा किया गया था? लगाइए आराम से। कभी जब आराम से चलते हैं तो फास्ट कराइए, जब फास्ट चलते हैं तो आराम से। देखो ग्रह के गति जो होते हैं ये बताते हैं ग्रह के गति। तो ग्रह के गति जो होते हैं ये केपलर भैया ने दिया था, यानी कि केपलर हो जाएंगे केपलर ने लिया था ग्रह के गति के नियम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे चलते हो। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम दिया था। क्वेश्चन देखो 38। 2 अस्थि आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जब 2 अस्थि आपस में एक दूसरे से जुड़े होंगे तो उन्हें क्या कहा जाएगा? बताओ। अस्थि आपस में जुड़े होंगे तो उन्हें क्या कहा जाता? तो अस्थि अस्थि को जोड़ता है तो उसे लिगामेंट कहा जाता है। और अस्थि अगर देखा जाए मांसपेशी से जोड़ता है तो उसे टेंडन कहा जाता है। तो बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा? बताओ। बहुत अच्छा, एकदम बी कौन लगा रहा है। इसको क्या किया जाए बताओ? सर जी टाइम फिक्स कर दीजिए। अरे समझिएगा तो दोस्त है ना, टाइम नहीं मिल पा रहा है। टाइम मिल पाता तो फिक्स नहीं कर देते। चलो यहाँ पर स्नायु इसे बोला जाता है। स्नायु क्या करता है कि हड्डी हड्डी को जोड़ता है जिसे बोला जाता है लीगामेंट। तो डॉक्टर नहीं बोलाता है तुम्हारा लीगा टूट गया है, यानी कि जो हड्डी हड्डी को जोड़ता है टूट गया, तो उसको जोड़ने में बड़ी समय लगता है, बड़ी तुमको भोगना पड़ेगा। अगर तुम्हारा यही टूट जाए, यानी कि अगर तुम्हारा टेंडन टूटता है, यानी कि तुम्हारा जो टेंडन टूटेगा तो वो तो अच्छे से थोड़ा समय लगेगा, जुड़ जाएगा। यानी टेंडन को कंडारा बोला जाता है, ठीक ना? इसे भी याद रखिएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 39 देख लो। सौर सेल बनाने के लिए इनमें से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो सौर सेल जो बनाया जाता है इसमें से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? सौर सेल बनाने में या मोबाइल की चिप बनाने या मोबाइल के पीछे वाला जो कवर होता है उसमें भी ये मिलाया जाता है कि उसका लचीलापन हो। ये देखोगे ये सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। और सिलिकॉन क्या है? एक प्रकार के अर्धचालक है। तुम्हारी बात आया शीशा का, तो जितने भी परमाणु संख्या क्रमांक 33 83 से ऊपर होते हैं, यानी यहाँ पर एक बात समझ लो, जितने भी परमाणु जिनका 83 या 83 से ऊपर होता है परमाणु संख्या, वो होते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ, क्योंकि उनका नाभिक बड़ा हो जाता है और नाभिक को अस्थायी करने के लिए, अस्थायी हो जाता है, अस्थायी करने के लिए वो अल्फा बीटा गामा उत्सर्जित करते हैं। और वो तब तक उत्सर्जित करते रहते हैं अल्फा बीटा गामा, तब तक वो अस्थायी नहीं हो जाते। अस्थायी कब हो जाएंगे? जब वो आपको परमाणु संख्या 82 यानी कि लेड यानी कि सीसा यानी कि पीबी नहीं बन जाते हैं, लास्ट में पीबी बन जाते हैं, सीसा बन जाते हैं। और जितने भी रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं या मरकरी भी याद रखो, वो शीशे में ही रखे जाते हैं, इसे भी याद रखिएगा। और शीशा कहाँ से बनाया जाता है? तो देखोगे बलुई वाला क्षेत्र से, बालू वाला। मूल्य एक रूपांतरित है। अरे भैया बताओ, मूल्य हो गया
तुम्हारा गाजर हो गया, तुम्हारे शकरकंद हो गए, ये सब क्या होते बताना है तुमको। मूली कैसा चीज है बताओ। मूली जो होता है वो एक प्रकार का क्या होता है, जड़ होता है, यानी मूल होता है, और वो लंबा बढ़ते जाता है, ठीक ना। तो मूली चुराए होगे जाकर किसी और के खेत में, ये तो श्योर होगा। बिहार पुलिस की तैयारी तुम लोग करते होगे तो दूसरे का मूली चुरा कर लाए होगे, यानी अगल बगल में अगर मूली होता है तो लोग चुराने चले जाते हैं, इसमें कोई नया बात नहीं है, ये तो अधिकार है तुम्हारा ना। चलो, मूली हुआ, धनिया के पत्ता हुआ, अगर किसी और के खेत में है तो चुरा कर लोग भाग आते हैं। चलो यहाँ पर क्वेश्चन देख लो आगे, 41 देख लो। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का विखंडन से प्राप्त होता है। वायवीय श्वसन जो होता है, यानी कि वायु तो रहेगा ही रहेगा, तो वायवीय श्वसन में वायु रहेगा, और वायु रहेगा तो उसमें विखंडन होगा। ये सब माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज जो होता है C6H12O6 होता है ग्लूकोज के फॉर्मूला, और जब भैया वो विखंडित करेगा तो उससे बनेगा ATP, 38 ATP का निर्माण होगा, उसके साथ जल बनेगा, उसके साथ CO2 बनेगा, यानी इसमें से क्या हो जाएगा यहाँ पर जल, CO2, ATP, ये सब का निर्माण होता है, ठीक ना। इसे भी याद रखिएगा, वायवीय श्वसन, इसका आंसर सी हो जाएगा, वायु की उपस्थिति में। क्वेश्चन 42 देख लो। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने प्रतिशत उपस्थित है? तो नाइट्रोजन गैस जो वायुमंडल में उपस्थित है, ये कितने प्रतिशत उपस्थित है तुमसे पूछता है। तो नाइट्रोजन गैस जो होता है, ये वायुमंडल में जो उपस्थित होता है वो होता है तुम्हारे 78% है। अगर हम बात करें ऑक्सीजन का, यानी O2 का हम बात करें, तो ये परसेंटेज है तुम्हारा 20.94 को तुम लोग 21% लिख सकते हो, 21% लिख लो, 21%। अगर हम बात करें यहाँ पर आर्गन का, आर्गन कितना परसेंट है, तो आर्गन हो जाता है 0.93% हो जाता है आर्गन। CO2 की बात करें, CO2 कितना होता है, 0.03% हो जाता है CO2। अब देखो यहाँ पर आंसर लगा लो, तुम लोग बुद्धि लगा लो। अब नाइट्रोजन जितना हम अपने पेट के अंदर ले जाते हैं उतना ही नाइट्रोजन हम बाहर भी निकालते हैं, यानी ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी तो जाएगा ना वायु के साथ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देख लो। लेकिन हम लोग अगर ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं 21%, लेकिन बाहर निकालते हैं कितने, 16% निकालते हैं, इसे भी याद रखिए। क्वेश्चन देखो 43, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण इसमें से कौन सा है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कब होगा बताओ, रासायनिक परिवर्तन कब उदाहरण होगा? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है कि परिवर्तन हो जाने से फिर से मूल अवस्था में नहीं आ सकते हैं लोग, जैसे कि एज का बढ़ना, उम्र का बढ़ना भी क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। यानी एक समय तक तुम बढ़ जाओगे तो फिर उस एज में थोड़े ना आओगे। हाँ, मेकअप उपक लगाकर, मेकअप पाउडर उडर लगाकर लगता है लोग कि तनी मनी जवान हो गया, थोड़ा दाढ़ी उड़ी छिलवा लेता है, थोड़ा बाल उल कटवा लेता है, लेकिन हकीकत तो वही होता है, सियारा वाला हाल है, थोड़ा समय के लिए रंग आ गए, लेकिन फिर तो बारिश होगा, फिर वही रंग खत्म हो जाएगा। तो ये भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, और जितने भी रासायनिक परिवर्तन होते हैं सभी खतरनाक होते हैं, ये बात तुम लोगों को पता होना चाहिए। तो रासायनिक परिवर्तन इसमें से कौन से हो जाएंगे भैया? दूध का खट्टा होना, क्योंकि दूध एक बार खट्टा हो जाएगा, या दूध एक बार दही जम जाएगा, या दूध का एक बार फट जाना, फिर से दूध नहीं बना सकते हो। हाँ, कुछ पापा के परी लोग दूध का खट्टा हो जाने के बाद भी क्या करती है कि उसको छेना की तरह खाती है। भैया एक लड़की थी, ठीक ना, वो दूध खरीद के लाई, आधा किलो दूध खरीद कर लाई, और दूधवा हो गया, फट गया, ठीक ना। तो दूधवा फट गया ना, तो फिर क्या बोल रही है कि हमको छेना खाने का मन है। तो हम लोग तो समझ गए क्योंकि दूध फट गया है। अबू का बोल रही है कि हम दूधवा फाड़ लिए, तो हम लोग बोले छेना के पानी है ये ना है, तो कौन बुद्धि लगाकर दूधवा फाड़ ली। तो लड़की सब कभी हार मान में ना करती है, अगर ओकरा पास क्या बोला जाता है, दूध फटल रहे ना, तो ओकरा के फिर खोआ बनाई, अब खोआ बना के फिर खाई, अब बोली कि तो मजा आ गया खोआ खाकर। लेकिन ये कभी एक्सेप्ट नहीं की कि दूधवा फट गया था हमारे गलती के कारण, ठीक ना। ये सब होता है, वो सब पर कभी एक्सेप्ट नहीं करती है। यहाँ पर देखो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा दूध वाला, जैसे कि लोहा में जंग भी लगना क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, तो वो रासायनिक परिवर्तन ही होता है। क्वेश्चन 44 देखो, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल R निम्न में से परिवर्तित होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के नियम किसने दिया था? आइंस्टीन जी ने दिया था, आइंस्टीन नहीं सॉरी न्यूटन जी ने दिया था, न्यूटन ने दिया था। और न्यूटन ने क्या दिया था कि F जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसका होता है, ये देखो m1 यानी मास का, दोनों मास का जो बॉडी होता है m1/m2, और फिर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्या होता है, F जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके बीच की दूरी को, यानी r² हो जाएगा बीच की दूरी। और यहाँ पर एक कांस्टेंट निकल कर आता है जी कांस्टेंट निकल कर आता है, इसका फॉर्मूला 6.67 × 10⁻11 होता है, इसका कांस्टेंट का वैल्यू हो जाता है। ये जो जी होता है इसके कांस्टेंट का वैल्यू हो जाता है 6.67 × 10⁻11, ये भी याद रखिएगा। अब यहाँ पर पूछ रहा है तुमसे क्या, देख लो,
तो दो पिंड के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल किसका होगा, एक तो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा यानी समानुपाती होगा, और उसके दूरी का विकर्णानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपको डी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 45, ध्वनि तेज किस माध्यम में सबसे अधिक संचारित होती है? तो ध्वनि सबसे तेज किस माध्यम में संचारित होती है ये आपको बताओ। देखो लिख रहा है कि सर जी बोलते हैं तो सीना चौड़ा हो जाता है, लड़की सबको चिढ़ाते हैं ना तो सीना चौड़ा हो जाता है। अरे वो सीना नहीं है, वो गुब्बारा है, समय समय पर फूल रहा है, समय समय पर पिचक रहा है, ठीक है। सीना तुम्हारा चौड़ा हो जा रहा है बुड़बक। तुमने किसी का बेइज्जती करो तो तुम्हारा सीना चौड़ा हो जाता है, बेइज्जती थोड़े नाम करे, जो हकीकत है वो बता दिए, तुम लोग मजा लेते हो हमरे पर ही। ये देखो ध्वनि सबसे तेज किस माध्यम में संचारित होती है आपको बताना है। तो देखो ध्वनि क्या है भैया, एक बात ध्यान में रखना। तो ध्वनि क्या है, एक प्रकार का अनुदैर्ध्य तरंग है, और ध्वनि क्या होता है कि अगर जहां से ध्वनि का उत्पन्न होगा उसके पैरेलल चलता है, यानी कि हम ऐसे बोल रहे हैं ना, ऐसे बोले तो ध्वनि यहां से गया, पीछे तो गया नहीं, सामने गया ध्वनि, और सामने एकदम सीधा जाएगा, यानी कि जैसे गोली चलता है वैसे आपको ध्वनि निकलता है। मान लो यहां से एक लखनऊ का चित्र बना देते हैं, यहां पर देख लो ये लखनऊ है, ये रवि गुप्ता हो गया, टीका लगाया हुआ है, ठीक, जो बोल रहा था सीना चौड़ा हो गया, लो एक सीना इतना चौड़ा कर दे रहे हैं, लो तो इतना सीना चौड़ा हो गया आपका चाहिए, तो इतना सीना चौड़ा है गया, ये बोलता है ऐसे, मान लो ये बोला ना ऐसे ऐसे तो ध्वनि निकाला, तो ध्वनि जो निकाला है ये कौन सा है, अनुदैर्ध्य तरंग है। और अनुदैर्ध्य तरंग क्या होता है कि जिस माध्यम से जहां से ये निकलता है उसी के पैरेलल जाता है, ठीक ना, यानी समानांतर जाता है। लेकिन यही जब प्रकाश तरंग होता है, प्रकाश तरंग क्या होता है कि वो जाता है अनुप्रस्थ की तरह जाता है, यानी कि ऊपर नीचे करके जाता है, यानी लंबवत जाता है, वो क्या जाता है लंबवत। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको माध्यम की जरूरत चाहिए भैया, ये निर्वात में गमन नहीं कर सकता, यानी कि सबसे तेज जो गमन करता है ठोस में करता है, उसके बाद द्रव में करता है, उसके बाद गैस में करता है, और निर्वात में नहीं गमन कर सकता है, ये याद रखिएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 46 देख लो, 1 जूल बराबर होता है, 1 जूल जो बराबर होता है ये बताना है, 1 जूल कितने के बराबर होता है, लगाओ क्वेश्चन। अब देखो भैया तुम लोग वर्क के बारे में पढ़े होगे, वर्क के बारे में यानी काम के बारे में, तो काम जो होता है आपको जो वर्क डन होता है, वर्क डन ये क्या फॉर्मूला होता है, F × S होता है, और यहां से आ जाता है cos थीटा आ जाता है। यानी अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बबुआ तुम सीढ़ी पर चढ़े, एक किलोमीटर ऊपर सीढ़ी पर चढ़े 20 किलो लेकर वजन, और फिर नीचे आ गए, तब पर भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या बताता है, 2 पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और टोटल डिस्टेंस जो होता है वो पॉइंट नहीं उसमें निर्धारित होता है, वो जितना आप चले उतना हो जाता है, वो डिस्टेंस हो जाता है। तो यहाँ पर देखोगे कि अगर तुम ऐसे लेकर भी सामान लेकर भी ऐसे खड़े रहोगे ना तो तुम वो काम नहीं किए, एक बात ध्यान में रखना, वर्क नहीं किए, एक बात ध्यान में रखना। वो क्या होता है 90 डिग्री हो जाता है तो cos थीटा 0 हो जाता है, वर्क डन 0 हो जाता है। अब यहाँ से जो हो जाएगा ये न्यूटन निकल जाएगा, F का वैल्यू होता है जो न्यूटन होता है मात्रक, और S जो होता है क्या होता है मीटर में मापा जाएगा, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर न्यूटन मीटर हो जाएगा। यानी न्यूटन मीटर को ही हम लोग क्या कहते हैं, जूल कहते हैं, यानी कि जूल जो होता है मात्रक होता है वर्ग का, ये याद रखिएगा, और ये न्यूटन मीटर 1 न्यूटन मीटर हो जाएगा। क्वेश्चन 47 देख लो, अम्लीय वर्षा निम्न में से ऑक्साइडों के कारण होती है। तो अम्लीय वर्षा किस कारण से होती है, अम्लीय जो वर्षा होती है ये किस कारण से होती है, ठीक, ये आपको बताना है। अम्लीय वर्षा जब होती है, जब शुरुआती समय में जो बारिश होता है उसमें देखोगे कि पर्यावरण प्रदूषित रहता है, जीवाश्म ईंधन जला कर लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, तो उससे आप देखोगे कि ये मिल जाता है और पानी से नीचे आता है तो वो अम्लीय वर्षा हो जाता है, एसिडिक रेन हो जाता है, जो कि खदाड़ देता है। जो ताजमहल का पीलापन है वो इसी के कारण हो रहा है। ये देखोगे कि सल्फर और नाइट्रोजन के जो आपको ऑक्साइड होते हैं, ये देखोगे इसके कारण ही आपको एसिडिक रेन होते हैं, यानी कि अम्लीय वर्षा होता है, यानी डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 देख लो, निम्न में से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, किस विटामिन के कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, ठीक, ये आपको बताना है। ये कौन सी विटामिन है जिसके कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, और ये विटामिन की कमी होता है ना तो तुमसे लोग मुंह नहीं लगाएंगे ये विटामिन की कमी होगा तो तुमसे लोग मुंह लगाना बंद कर देंगे। मुंह लगाना मतलब समझ रहे हो ना, अपोजिट लोग, मतलब समझ जाओ। तो यहाँ अब तो अपोजिट का भी जमाना गया ना, अब तो 377 लागू हो चुका है, मतलब 377 आईपीसी की धारा, अब तो भैया कुछ भी चलेगा। यहाँ पर देखो, निम्न में से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग उत्पन्न हो जाता है, तो विटामिन सी। और विटामिन सी जब होगा तो तुम्हारा क्या होगा कि मसूड़ा में से खून आने लगेंगे, तो क्या होगा, मसूड़ा में से तुमसे खून आएगा मान लो, तो तुमसे कोई मुंह लगाएगा जी, नहीं ना लगाएगा।
ये क्या होता है, ये आपको एस्कॉर्बिक एसिड होता है, इसका नाम है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। इसीलिए विटामिन सी की भरपूर मात्रा होने के लिए आंवला कहा जाता है खाने के, क्योंकि आंवला आपको मिलेगा सबसे ज्यादा, खट्टे फलों में भी विटामिन सी मिलता है और ये सभी पादपे वाला चीज में मिलता है विटामिन सी। विटामिन ए का नाम है रेटिनोल, जो कि रेटिना को प्रभावित कर देता है, यानी कि रतौंधी रोग हो सकता है, आंख वाला रोग हो सकता है। जो विटामिन बी है, ये आपको विटामिन B1 को थायमीन कहा जाता है। और ये पॉलिश युक्त अगर चावल का प्रयोग कोई करता है तो वो उसमें आपको हो जाता है बेरी बेरी रोग, वही कारण है विटामिन B1 का। कैल्सीफिरोल नाम है विटामिन डी का, जो कि सूरज के प्रकाश में मिलता है, इसे भी याद रखिएगा, ये ध्यान में रखिएगा। और बुड़बक सब लड़कियां सब क्या करती है कि वो सब प्रकाश में निकलना बंद कर देती है गोरे होने के चक्कर में। हमरो घरों देखोगे ना, हमरो खानदान में बहुत से ऐसी लड़की है ना कि कहोगे कि धूपा में निकल कर कुछ काम कर लो, कहेगी ना भैया हमको धूपा में नहीं निकलना है। तो धूपा में जो लड़की ना निकलती वो टिटहरी हो जाती है। टिटहरी मैंने समझ रहे हो, टिटहरी मैंने टिटी टिटी करने वाली, यानी पतल दुबर हो जाएगी। तो पतल दुबर हो जाएगी यानी विटामिन डी नहीं मिलेगा। विटामिन डी नहीं मिलेगा तो हड्डी कमजोर हो जाता है, यानी हवा मारेगा पछिया तो पूर्वा फेंकाएगी, पूर्वा मारेगा तो पछिया फेंका जाएगी। ठीक है, ये विटामिन डी जो मिलता है सूरज में कभी कभी बैठ जाना चाहिए, सूरज में भरपूर मात्रा में विटामिन डी मिलता है, नहीं तो मछली खाना चाहिए। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखो यहाँ से, क्वेश्चन देखो यहाँ से, क्वेश्चन 49 देख लो। गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज की थी, आपको बताना है। गैलीलियो गैलीली ने किस यंत्र की खोज की थी, बताइए। तो गैलीलियो गैलीली ने किस यंत्र की खोज की थी, लगाओ यहाँ पर। तो गैलीलियो गैलीली जो होगा ये हो जाएगा आपको कौन सा भैया, ये हो जाएगा आपका दूरबीन, यानी कि टेलीस्कोप की खोज की थी। दूरबीन की खोज की थी गैलीलियो गैलीली, ये तो सभी लोगों को पता होना चाहिए आप लोगों को। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखो 50। निषेचन के पश्चात बीजांड एक कठोर आवरण विकसित होता है, यह में विकसित होता है, यह किस में विकसित होता है। निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह किस में विकसित होता है, आपको बताना है, आपको बताना है ये। तो ये विकसित जो होता है बताइए, क्वेश्चन नंबर 50 लगाइए, क्या दिक्कत है। पचास के क्या हो जाएगा यहाँ पर बीज हो जाएगा, 50 के क्या हो जाएगा बीज हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर लगा लेना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। तो परमाणु ऊर्जा जो संयंत्र होते हैं इसमें बोल रहा है कि क्या विद्युत उत्पन्न करने के लिए, तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है ये बताना है। तो ये समस्थानिक जो होता है इसमें यूरेनियम 235 का भरपूर उपयोग किया जाता है। यूरेनियम 235, अब देखो यूरेनियम 238 भी पाया जाता है, सबसे अधिक यूरेनियम 238 पाया जाता है। अगर देखा जाए हमारे पृथ्वी पर सबसे अधिक यूरेनियम 235 38 पाया जाता है, बट इसको इनरिच किया जाता है यानी शुद्धिकरण किया जाता है। ठीक ना, तो फिर बनता है यहाँ पर यूरेनियम 235। यह यूरेनियम 235 का उपयोग कहाँ हम लोग करते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में करते हैं, परमाणु बम बनाने में करते हैं, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर यूरेनियम 235। सबसे अधिक यूरेनियम जो पाया जाता है वो कजाकिस्तान में पाया जाता है, उसके बाद देखोगे वो कनाडा हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर ए लगा लेना इसके आंसर। क्वेश्चन 52 देख लो। निम्न में से किस ऊर्जा का मात्रक नहीं है, कौन सी इसमें से ऊर्जा का मात्रक नहीं है, बता दो भैया। ऊर्जा का मात्रक इसमें से कौन सा नहीं हो जाएगा, लगाओ इसमें से क्वेश्चन। तो न्यूटन मीटर तो ऊर्जा का मात्रक हो ही जाता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है, कार्य के मात्रक भी जूल होता है, तो न्यूटन मीटर तो होगा ही होगा। यहाँ पर जूल भी हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा न्यूटन मीटर। किलोवाट घंटा, जब किलोवाट क्या होता है शक्ति का मात्रक होता है, उसमें घंटा से गुणा कर दोगे तो घंटा मिलेगा, यानी कि आपको ऊर्जा मिलेगा। ठीक ना, तो ये भी हो जाएगा। बाकी यहाँ पर किलोवाट जो हो जाएगा ये देखोगे ये हो जाएगा आपको क्या ऊर्जा का मात्रक नहीं होगा, ये पावर का मात्रक होगा, यानी कि शक्ति का मात्रक होगा, यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा ये पावर का मात्रक हो जाएगा। ठीक, तो किलोवाट ये याद रखिए। और 1 किलोवाट बराबर क्या होता है, 1 यूनिट होता है, जिससे आप देखोगे कि तुम्हारे बिजली बिल आता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 53 देख लो। वह संयोजी उत्तक जो अस्थि से मांसपेशी को जोड़ता है, वह संयोजी उत्तक जो होता है जो कि अस्थि को मांसपेशी से जोड़ता है, उसका नाम बताना है। लगाइए क्वेश्चन, अस्थि को मांसपेशी से जो जोड़ता है उसका नाम बताना है। अभी मैंने आपको इसका क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन नंबर 53 लगाइए, क्या दिक्कत है बताइए। क्या हो जाएगा बताओ, अरे बताओ, टेंडन इसे बोला जाता है। टेंडन क्या हो जाएगा, टेंडन की हिंदी क्या होगा, लगाओ बचवा सब। टेंडन की हिंदी क्या होगा, लगाओ 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 कमेंट। भी लगा रहे हो सब जी, उपास्थिक ऊंत लगा रहा है, बोलेगा ये पढ़ने में हम लगे। हाँ चलो, ये क्वेश्चन तुम्हारे ऊपर छोड़ दे रहे हैं, टेंडन का हिंदी खोज कर लगा लेना, कम से कम बुद्धि तनी मनी तुम लोग भी अपने से भी इस्तेमाल करो। बट अभी कोई किसी का चोरी नहीं करेगा। टेंडन देखना, टेंडन क्या होता है, अस्थि को बोन से जोड़ता है,
और इससे पहले मैंने आपको लिगामेंट के बारे में बता रखा है, तो आप लोग को थोड़ा होमवर्क दे दिया कि ये क्वेश्चन एक अपने से मन से करना, क्योंकि एक बार क्वेश्चन ये देख लोगे, इस बार एग्जाम 4 शिफ्ट में होने वाला है, कोई ना कोई शिफ्ट में ये क्वेश्चन आएगा। अब जो इसमें से लकी होगा उसके शिफ्ट में ये क्वेश्चन पड़ जाएगा। चलो यहाँ लगाओ, आहार नाल मूल रूप से, आहार जो नाल होते भैया मुख में खाते हो, मुंह में जैसे ही खाते हो वहां से पचना शुरुआत हो जाता है, शुरुआत तो मुंह से हो जाता है और गुद्दा तक जाता है, यानी कि ये कहां से, मुंह से गुद्दा तक जाएगा, यानी कि मुंह से कहा जाता है गुद्दा तक जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुंह से गुद्दा तक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 54 का डी हो जाएगा। आहार नाल की लंबाई मतलब पूछता है कहां से कहां हो रहा है। 55 देखो, एक द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा भासी, सीधा तथा अधिक छुआ नहीं छोटा, छुआ नहीं हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, छोटा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक ना। एक द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी होगा, एक सीधा होगा और वस्तु से छोटा होगा, ये हो जाता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ऐसे भी हो जाता है, तुम लोग बुद्धि लगाओगे तो तुम लोग देखोगे साइड मिरर के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है। साइड मिरर मतलब बगल से पीछे से लड़की आ रही है, लड़का आ रहा है, कौन किसके हाथ कंधा कहाँ रख ले है वो देखने के लिए पीछे बाइक में देखोगे, आपको गाड़ी में देखोगे, गाड़ी पीछे आने वाली होती है, उसको देखने के लिए साइड मिरर का उपयोग किया जाता है। उसमें छोटे छोटी चीज दिखाई देते हैं, मैंने पीछे बड़ा बड़ा ट्रक रहेगा, बड़ा बड़ा बहुत बड़ा बड़ा चीज रहेगा, सामान रहेगा, तब पर भी वो छोटा छोटा उसमें दिखाई देगा, ठीक ना। वो उसमें देखोगे तो उसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखोगे सामने से जो रहता है उसमें आपको अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर उत्तल दर्पण हो जाएगा, इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। प्रथम टीका किसने विकसित किया था। ये देखो ये क्वेश्चन फायरमैन वाला है, ठीक ना। प्रथम टीका किसने विकसित किया था, ठीक, प्रथम टीका बताना है। प्रथम टीका जो है आप देखोगे कि आपको एडवर्ड जेनर ने विकसित किया था, ठीक ना। एडवर्ड जेनर ने देखोगे प्रथम टीका विकसित किया था, इसे भी याद रखिए, क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो आगे चलते हैं, आगे आओ यहाँ पर। हाँ, क्वेश्चन 57, वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाले विकिरणों को पृथ्वी से रक्षा करती है। और जो ओजोन है ना, ये सूरज के जो विकिरित आती है, विकिरण आती है, उससे हमारी रक्षा करती है, तुम्हारी रक्षा करती है, लेकिन तुम्हारी की रक्षा नहीं करती, ठीक। ये देखो वायुमंडल जो होता है, वायुमंडल में देखोगे एक आपको समताप मंडल मिलता है, समताप मंडल में मिलता है, समताप मंडल में देखो, समताप मंडल में मिलता है, समताप मंडल में मिलता है ओजोन लेयर, जिसका फॉर्मूला होता है O3। और ये सूरज के पराबैंगनी किरण से हमारी रक्षा करता है। सूरज के पराबैंगनी किरण बड़ा खतरनाक किरण है, ठीक ना। तुम्हारा चर्म रोग जैसा हो सकता है, ये याद रखना चाहिए, ये याद रखिएगा। चलो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपको बी। और सबसे बड़ा इसका दुश्मन कौन सा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जिसे फ्रियोन कहा जाता है, ठीक ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखो, 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, ओजोन डे ना। आगे देखो क्वेश्चन देखो यहाँ पर 58, संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी होती है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो होता है, जिसे सीएनजी कहा जाता है, सीएनजी जो भरा जाता है, सीएनजी पर देखोगे गाड़ी चलाया जाता है, तो सीएनजी में होता है। बताओ सीएनजी कौन सा गैस होता है, ये लगाना है आप लोगों को, बताइए इसमें से कौन सा होगा, लगाइए क्वेश्चन। सीएनजी क्या पूछ रहे हो जी। सर बिहार पुलिस में फॉर्म में ब्लू पेन सिग्नेचर हो गया सर, क्या होगा, क्या होगा, क्या कुछ ना होगा। ऐसा लग रहा है कि ब्लू पेन से सिग्नेचर लोग नहीं करते, हम खुदे ब्लू पेन से सिग्नेचर करते हैं। अरे तुम लोग अजीब इंसान, तुम लोग का दुखवा खत्म काहे नहीं होता बे। तुम लोग का इतना छोटा छोटा दुख जो है दूसरे पर लाद देते हो, हमको इतना दुख देते हो, तुम लोग समझ में ना आता है। ये छोटी छोटी बातें हमसे काहे तुम लोग पूछते हो कि अब बताओ सिग्नेचर इसका ब्लू पेन से हो गया, तो एक दिमाग में चल रहा है कि क्या हो गया। संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी गैस होती है, ये होता है तुम्हारा मीथेन गैस होता है। कौन सा होता है, मीथेन गैस होता है। मीथेन गैस को मार्स गैस कहा जाता है। मीथेन गैस क्या होता है, मार्स गैस होता है। और दलदली क्षेत्रों में मीथेन गैस पाया जाता है। जब किसी भी जंतु को मारा जाता है ना, गाय भैंस कोई भी जंतु, बकरी उकरी, तो उससे भी मीथेन गैस निकलता है। जंतु पगुराई करती है तब पर भी देखोगे मीथेन गैस निकलता है। हमारा कोयले वाला जो खदान होता है उसमें भी मीथेन गैस पाया जाता है। दलदली क्षेत्रों में मीथेन गैस पाया जाता है। जो तुम्हारा ये होता है ना, जो जिसमें नाला में गिरता है पानी उनी, उसमें भी मीथेन गैस बन जाता है, सड़ता उड़ता है तो। और मीथेन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, CH4 हो जाता है। इसे मार्स गैस भी बोला जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। ये आगे चलते हैं, गोबर गैस भी इसे कहा जाता है। क्वेश्चन 59 देखो, एक अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव रूप में मिलती है, एक अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव रूप में मिलती है, ये आपको बताना है। लगाइए क्वेश्चन। अंकित बोल रहा है कि सर जी कलर फोटो अपलोड हो गया है, कोई दिक्कत है।
अरे थोड़ा दिक्कत तो बहुत है बबुआ, लेकिन हम बताएंगे ना। चलो, एक अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में मिलती है, ये बताना है। द्रव के रूप में कौन सा मिलेगी? अधातु है तो ये हो जाएगा तुम्हारा ब्रोमीन। तो ब्रोमीन जो होता है ये एक अधातु होता है और ये लिक्विड भी होता है। क्या होता है? ये आपको जिस तापमान पर मिलती है द्रव होता है, वो लिक्विड होता है। ये देखो फायरमैन में क्वेश्चन पूछा हुआ था, जो एग्जाम हुआ था। और Hg जो होता है पारा होता है। तो धातु अगर यहाँ पर लिख देता, मात्र आ हटा देता है, यहाँ से धातु लिख देता, ये क्या हो जाता? तुम्हारा Hg हो जाता है, यानी पारा हो जाता। पारा क्या है? धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव है। क्वेश्चन 60 देख लो यहाँ से। मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो मेरुरज्जु जो तुम्हारा होता है उसकी सुरक्षा कैसे प्रदान की जाती है? लगाओ, मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान की जाती है। मेरुरज्जु जो होता है ये सुरक्षा प्रदान की जाती है किसके द्वारा? तो मेरुरज्जु के चारों तरफ कौन होता है? केसरुकु दंड जो होता है, यही सुरक्षा तुम्हारा प्रदान करता है, ठीक ना। क्वेश्चन 61 देख लो। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये बताना है। ये आप पूछ रहा है कि किसमें से रासायनिक परिवर्तन कौन सा नहीं है, बताओ इसमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा, बताओ। प्रकाश संश्लेषण तो होगा ही होगा, बहुलीकरण भी होगा, उबलता हुआ पानी नहीं होगा भैया, उबलता हुआ पानी नहीं होगा, क्योंकि पानी को उबालोगे तो फिर गैसीय अवस्था में हो जाता है, फिर वही गैस को ठंडा कर दोगे तो फिर पानी बन जाएगा। यानी पानी जो होता है, देखो कि पूरे पृथ्वी पर पानी 71% पाया जाता है, ठीक ना, 71%, इसे भी याद रखिएगा, 71%। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखो यहाँ पर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा, सी। 62 देख लो। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, बताओ। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, बताना है। बताओ। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस देखो कि बनता है जिप्सम को गर्म करने से, और जिप्सम को गर्म करने से तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा, यानी क्या बनेगा? ये CuSO4 × 1/2H2O बनेगा। जिप्सम के फॉर्मूला क्या होता है? ये देखो कि CuSO4 × 2H2O होता है, यानी कि जिप्सम को अगर गर्म किया जाए तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। और CuSO4 × 2H2O जो होता है, ये क्या फॉर्मूला होता है जिप्सम का। और तुम्हारा हाथ गोड़ जब टूट जाता है तो यही प्लास्टर ऑफ पेरिस उजला उजला तुम पर सजाया जाता है, गोरा गोरा लगते हो तुम लोग उस समय, ठीक ना, हाथ टूट जाता है। तो क्वेश्चन 63 देख लो। चुंबकत्व पर आधारित चुंबकीय तकनीक कौन सा है? जो चुंबकत्व पर आधारित है, ये चुंबकीय आपको तकनीक का नाम बताना है जो चुंबकत्व पर आधारित है। ये क्या हो जाता? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो हो जाएगा, यानी कि MRI जो हो जाएगा, ये आपको क्या हो जाते हैं? आपको हो जाएंगे। NRI किसे बोला जाता है? NRI जो विदेशों में रहते हैं भैया, ठीक ना। आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 64 देखो। इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर यशोदोलेपन की प्रक्रिया की एक पतली परत निम्न में से कौन सा है? यशोदोलेपन किया जाता है, आपको जंग ना लगे, यानी लोहे पर जंग ना लगे, ठीक ना, यही यशोदोलेपन कहा जाता है। इसको ही कहा जाता है तुम लोगों को क्या क्या कहा जाता है जी? अरे बूटिंग कहा जाता है, बूटिंग कहा जाता है। जो उजर उजर लगाता है लोग, क्या उसे फेशियल कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जो लड़की सब शादी से पहले जो लेयर चढ़ाती है, इतना मोटा पूरा एकदम चमड़ा के ऊपर, पूरा मतलब गुड़िया की तरह दिखने के लिए, उसे क्या कहा जाता है? मुझे नहीं पता है उसका, तो उसे कहा जाता है बूटी कहा जाता है कि कुछ कहा जाता है। तो लोहा भी बहुत सस्ता है, लोहा बोलता है कि हमको बाहर चीज से बचा कर रखो, तो लोहा पर भी एक आपको लेयर चढ़ाया जाता है, यानी कि उसको भी सजाया जाता है किससे? तो यशोदोलेपन करके। यशोदोलेपन में लोहा का कहता है कि हम पर तांबा चढ़ा दो, क्या कर दो? तांबा नहीं, जास्ता, जिंक का बोलता है हम पर परत चढ़ा दो, जिंक का परत चढ़ा दो, क्या बोला जाता है? जिंक का परत चढ़ा दो, ठीक ना, ये कहा जाता है। हाँ, ये देखो अनिमिका कुमारी लिख दी प्राइमर उसे बोला याद है, क्या बोला जाता है? प्राइमर बोला जाता है, सेकेंडरी बोला जाता है, टर्सरी बोला जाता है, कितना बोला जाता है समझ में आता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा? जस्ता के चढ़ा दिया जाता है परत, तो क्या होता है? लोहा जो होता है जंग से बच जाता है, जिसे यशोदोलेपन कहा जाता है, ग्लोनाइजेशन कहा जाता है। क्वेश्चन 65 देखो। विद्युत का तंतु बना होता है, जो विद्युत बल्ब का तंतु होता है उसे क्या होता है? विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है ये किसके बने होते हैं? लगाइए, विद्युत बल्ब के तंतु। सर प्लीज कुछ बोलिए, मेरे विलेज नेम के राजपुरा के जगह पर राजपुर हो गया है, तो फॉर्म छटा जाएगा सर, कुछ बताइए। फॉर्म अरे फॉर्म नहीं छटाता है जी,
फोरम नहीं छटाता है, तुम लोग को दिक्कत यही सोच में है। एग्जाम तुमको कुछ भी फॉर्म डाल कर देखो, फॉर्म जब एक्सेप्ट हो गया तो तुमको एग्जाम देने के लिए बुलाएगा, बशर्ते 3-4 फॉर्म मत डालो, ठीक। एक ही नाम से 3-4 फॉर्म, तो तब जाकर ये होता है या आप फॉर्म में फोटो धुंधला हो जाएगा या तुम्हारा सिग्नेचर तुमको बाद में दिक्कत करेगा। यानी पहले तुमको दुल्हा की तरह बुलाएगा, फिर कहेगा कि तुम्हारा रिजल्ट हो गया, यानी तुम खुशी मनाओगे, फिर तुमको क्या कहेगा कि आओ दौड़ने के लिए, तो तुम जाओगे अपने गाड़ी उड़ी पर बैठ कर दौड़ने के लिए गर्दनी बाग, फिर तुमको दौड़ाएगा, फिर पानी पिलाएगा, फिर तुमको वेट लेगा, फिर तुम्हारा छाती लेगा, फिर तुम्हारा सब चीज़ हाई जंप लेगा, अब फिर लास्ट में कह देगा ये लो तुमको दहेज उत्पीड़न के मामला में बाहर किया जाता है, फिर तुमको बाहर भेज देगा, क्योंकि तुमने तो गलती कर रखा है शुरू में ही, तुमने तो अपना नाम ही गलती कर रखा है, पापा के नाम ही गलती कर रखा है, कुछ भी कैटेगरी गलती रखा है, तो एक सर्टिफिकेट देगा, दहेज लिख देगा उस पर कि तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फेल्ड है, या तो तुमको वहीं पर लिख देगा और भेज देगा, कुछ देगा नहीं, और तुम चुपचाप घरे आ जाओगे और तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा, ठीक। तो वो ज्यादा कुछ करता थोड़े ना है। विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है ये टंगस्टन का होता है, किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है, इसे भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 66 देखो, तारापुर केंद्र है, तारापुर जो आणविक केंद्र है, तारापुर आणविक केंद्र कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है, इसे याद रखिएगा। तारापुर आणविक केंद्र कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक, इसे याद रखिएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तारापुर जो होता है ये आपको आणविक शक्ति केंद्र है, इसे भी याद रखिएगा, ये आपको महाराष्ट्र में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 67 देखो, हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमो मतलब क्या होता है? हीमो है, हीमो अग्लोबिन, हीमो मतलब होता है तुम्हारा आयरन, आयरन होता है, आयरन, आयरन मतलब लोहा, आयरन तो हिंदी में बोला जाता है लोहा, लोहा, एक लोहा बोला जाता है। ग्लोबिन क्या है? एक प्रकार का तुम्हारा प्रोटीन है, क्या है? प्रोटीन है, ये भी याद रखिए क्या है? प्रोटीन है। अब देखो हीमोग्लोबिन जो होता है ब्लड में लाल के लिए उत्तरदायी होता है, और ये किसका पार्ट होता है भैया? ये पार्ट होता है आरबीसी का, यानी कि रेड ब्लड सेल का, और रेड ब्लड सेल का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। तुम्हारे ब्लड जो होते हैं वो 5 से 6 लीटर, स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर होते हैं, महिलाओं में बेचारी सब में 1 लीटर कम हो जाता है, 4 से 5 लीटर होता है, ठीक ना ब्लड। इसलिए देखोगे कि महिलाओं को ज्यादातर देखोगे कि आपको आयरन की गोली दिया जाता है, फोलिक एसिड, और आपको दिया जाता है क्या? पालक कहा जाता है खाने के लिए उसमें उन लोगों को, लेकिन वो सब भी बदमाश होती है, नहीं खाती है। ये देखो WBC देखो, व्हाइट ब्लड जो सेल होता है, ये देखोगे तुम्हारा जो अलग बाहर से जीवाणु तुम्हारा जो हमला करेगा शरीर को, उसका प्रतिरोधक क्षमता जो निर्माण करता है, ये व्हाइट ब्लड सेल, जिसका 2 से 5 दिन तक जीवन काल होता है, ठीक ना, इसे भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। और आरबीसी तुम्हारा ऑक्सीजन वहन के लिए उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखो 68, पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण किस माध्यम से होता है? ये बताना है। पराग जो कण होते हैं एक पुष्प से दूसरे पुष्प में जो स्थानांतरण होते हैं परागकण का, जल द्वारा भी होता है, वायु द्वारा भी होता है, कीट द्वारा भी होता है। दरोगा में जस्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछ दिया था, दरोगा में पूछने के बाद देखो बिहार पुलिस में भी पूछा हुआ है, इसके आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन 69 देखो, एक विद्युत जनित्र बदलता है, एक विद्युत जनित्र मतलब कि क्या हो रहा है? विद्युत जनरेटर की बात कर रहा है। विद्युत जनित्र किसको किस में बदलता है ये बताओ। क्वेश्चन नंबर 69 लगाओ भैया। विद्युत जनित्र क्या काम करता है? कि यांत्रिक ऊर्जा लेगा, जनरेटर का काम करता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। विद्युत जनरेटर क्या काम करता है? जो होता है ये लेता है यांत्रिक ऊर्जा को और विद्युत ऊर्जा में क्या हो जाता है? बदल देता है। क्वेश्चन नंबर 70 देख लो, डी.आई. मेंडलीफ ने क्या बताया है? डी.आई. मेंडलीफ जो श्रेय जाता है इनको किसके लिए जाता है? डी.आई. मेंडलीफ का। तो डी.आई. मेंडलीफ ने आपको आवर्त क्या सजाया था, यानी तत्वों के आवर्त सारणी के लिए इनको माना जाता है। डी.आई. मेंडलीफ को भी याद रखिएगा, आवर्त सारणी बनाए थे। क्वेश्चन नंबर 71 देख लो, अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? अनुवांशिकी के पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? अनुवांशिकी के पिता किसे कहा जाता है? अरे एक बार लाइक कर दो रे कंजूस सब, तुम लोग को 500 से अभी अधिक लाइक होना चाहिए था। तुम लोग कितना कंजूस है जी, समझ में ना आता है। तुमको लाइक दबाने में क्या दिक्कत होता है? हम बार बार तुम लोगों को तो बोलते हैं, तुम लोग का ड्यूटी होना चाहिए कि इतना सर जी मेहनत करते हैं, इतना पढ़ाते हैं हम लोग को इतना अच्छे से, लेकिन फिर भी तुम लोग कहीं बोले तुम लोग को लाइक करोगे नहीं। अब तुम लोग कहियो खिसिया जाएंगे, समझ लो। अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? अनुवांशिकी के जनक कहा जाता है गेगर जॉन मेंडल को, जो कि मटर के पौधे पर क्या किए थे? प्रयोग किए थे। इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 72 देखो, सुरक्षा का तात्पर्य क्या है? ये बताओ, सुरक्षा का तात्पर्य क्या है? बताओ, सुरक्षा का तात्पर्य क्या होता है? बताना है आप लोगों को, ठीक। सुरक्षा का तात्पर्य क्या होता है? लगाइए, सुरक्षा का तात्पर्य क्या होता है? लगाओ। हाथ दुखा है, देखो इसको लाइक करने में हाथ दुख रहा है। अरे तोरा बंदूक का चलेगा रे,
तू जब लाइक करने में तो हाथ दुख जा रहा है तो तू बंदूक के बीच को गोली चलाने के लिए कर दिया जाएगा, पुलिस बनने जा रहे हो तो तेरा बंदूक चलेगा? तू कहेगा सर सरकार से हमारा हाथ नहीं चलेगा, हमसे गोली वोली नहीं चलेगा, बोलेगा जाओ घरे जाओ। सुरक्षा के तत्पर है खाद्यान्न की उपलब्धता, खाद्यान्न की पहुंच भी होना चाहिए और खाद्यान्न की समर्थता भी होना चाहिए, यानी कि उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ये जो खाद्यान्न सुरक्षा के मतलब है, खाद्यान्न सुरक्षा का तत्पर होना चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन 73 देख लो, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत के प्रथम परमाणु संयंत्र का बताना है कहाँ पर स्थापित किया गया था, बताओ। भारत के प्रथम परमाणु संयंत्र जो है ये कहाँ पर स्थापित किए गए थे? डेली तुम लोगों को एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराएंगे तो चलेगा ना, 100 क्वेश्चन डेली एक प्रीवियस ईयर का करा देंगे और बाकी जो जीके जीएस करेंट अफेयर का टेस्ट होता है वो तो चलते रहेगा, बीच बीच में मिलेगा तो थ्योरी वाला भी छोटा छोटा टॉपिक कराते रहेंगे 2 बजे रात को जगा कर तुम लोगों को। तो 2 बजे रात को भी जगने के लिए तैयार रहना तुम लोग, अगर जो जगेगा वो पढ़ेगा, जो मतलब बाद में देख लेगा वो। भारत के प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत के प्रथम परमाणु संयंत्र तारापुर नामक स्थान जो है ये आपको महाराष्ट्र में पड़ता है, वहीं पर स्थापित किया गया था। क्वेश्चन 74 देख लो, कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है? ये आपको बताना है कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है, ठीक। चलो, कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है? कौन सा भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है? यंत्र, मशीन, भवन, कच्चा माल, शिक्षा और प्रौद्योगिकी। शिक्षा और प्रौद्योगिकी थोड़े ना हो जाएगा, भौतिक पूंजी का उदाहरण शिक्षा प्रौद्योगिकी नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन आगे देखो 75, क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं। देखो ये दरोगा में 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत झकास क्वेश्चन है, ठीक ना, लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं। इसका आंसर लगाओ क्वेश्चन नंबर 75 का। ये जो होते हैं न्यूटन का 3rd नियम तुम लोग पढ़े होगे, तो न्यूटन के 3rd नियम के अकॉर्डिंग देखोगे कि क्रिया एवं प्रतिक्रिया क्या होता है? एक ही वस्तु पर एक ही दिशा में, एक ही वस्तु पर विपरीत दिशा में, अलग अलग वस्तुओं पर एक ही दिशा में, अलग अलग वस्तुओं पर लेकिन विपरीत दिशा में। तो जैसे तुम लोग को उदाहरण देते हो कि किसी को एक थप्पड़ मारोगे चट गाल पर, ठीक, वो असल में न्यूटन के 3रे नियम नहीं है। तो सामने मारोगे एक थप्पड़ तो क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होना चाहिए, ठीक ना। अब प्रतिक्रिया में उठाकर गोली मार दिया तो तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा, न्यूटन का नियम यहाँ पर फेल हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। और न्यूटन के नियम ऐसे भी नहीं करता। न्यूटन के नियम कब काम करता है? थप्पड़ मारना न्यूटन के नियम नहीं होता है। थप्पड़ जब गाल पर चिपकता है ना, ऐसे ऐसे मानो चिपकता है, तो गाल भी इधर से मार रहा है, मतलब गाल भी लगा रहा है, यानी एक वस्तु ये हो गया, 2 वस्तु हो गया, ये इधर लगा रहा है, ये इधर पुश कर रहा है, तो दोनों। और कंटाप एकदम खींच कर मारोगे तो वहां पर न्यूटन एकदम खुश हो जाते हैं, न्यूटन के आत्मा जो है ना वो खुश हो जाता है, कहता कि वाह अब हमारा नियम सफल हुआ। तो वो जो होता है वो न्यूटन के जो नियम होते हैं ये क्या होता है? अलग अलग वस्तुओं पर लेकिन विपरीत दिशा में लगते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। तो न्यूटन के आत्मा को अगर तृप्ति देना है ना तो इनके नियम का बार बार उपयोग करते रहो, इनके नियम के बार बार उपयोग करोगे ना तो खुश हो जाएंगे वो, ठीक। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन और वसा तेल का प्रचुर होता है? ये बताओ, ये जो बीज होता है इसका, ये उसमें आपको प्रोटीन भी होता है और वसा तेल भी होता है। तो तुम लोग जानते हो क्या? आंसर तो मन में सोच लिए होगे, जो मध्य प्रदेश में होता है। तो लगाओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रोटीन का सबसे अधिक जो स्रोत होता है ये सोयाबीन में होता है, और सोयाबीन का तुम लोग तेल भी आए ही होंगे, खनुआ। यहाँ पर जो हो जाएगा सोयाबीन हो जाएगा। सोया प्रदेश किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को कहा जाता है। क्वेश्चन 77 देख लो, बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है? तो बादल या कोहरा जो होता है ये किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण होता है? ये आपको लगाना है। लगाइए क्वेश्चन, क्या दिक्कत है? सर जी एज रिलैक्सेशन दिलवाइए। बबुआ अपने तरफ से जितना हो सका था, जितना मैंने पता किया उतना किया। अब जितना हो सके मैंने आप लोगों को जानकारी दिया। अब आप लोगों को खुद की लड़ाई खुद से भी कुछ लड़ दो प्लीज, ठीक ना। हमारे तरफ जितना हुआ मैंने किया, और जानते हो तुम लोग कि समय भी हमारे पास बहुत कम मिलता है, तो ये भी हमारा बतवा थोड़ा बहुत दुखवा लगेगा, लेकिन बतिया सही बता रहे तुम लोगों को। लगाओ इसके आंसर, क्या लगा रहे हो? सी। 77 के आंसर सी। बहुत अच्छे। चलो, द्रव गैस के परिक्षेपित होता है, यहां पर क्या हो जाएगा? द्रव गैस। इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ देख लो क्वेश्चन 78 देख लो, अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत के उदाहरण है। अक्षय पहले होना चाहिए, इसका क्षय नहीं होगा, नवीकरणीय भी हो जाएगा, बार बार उपयोग किया जा सकता है। इसमें कौन सा ऊर्जा का स्रोत है? उदाहरण बताना है, ये बताइए इसमें से कौन सा हो जाएगा? एक तो पहले अक्षय मतलब क्षय नहीं होगा जल्दी से, और नवीकरणीय में इसकी बार बार उपयोग भी किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा।
सूरज भगवान वाला जो ऊर्जा होता है, सौर सेल वाला जो ऊर्जा होता है वो आपको हो जाएगा। क्वेश्चन 79 लगा लो। एक परितंत्र के सभी हरे पौधे और नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है वो वर्ग में आते हैं। देखो जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होगी, जो कि फोटोसिंथेसिस करेंगे, हरे होंगे या नील हरित शैवाल भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। और ये कौन सा होते हैं बताना है, ये होते हैं उत्पादक। ये किसके अंतर्गत आते हैं, उत्पादक के अंतर्गत आते हैं, इसे भी याद रखिएगा उत्पादक। विघटनकारी के अंतर्गत जो लास्ट में आता है, मरे हुए जीवों को मिट्टी में मिला देता है, सड़े हुए गले हुए गला देता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर 88 देख लो। बायोगैस का मुख्य घटक किससे कहा जाता है, बायोगैस हुआ, गोबर गैस हुआ, ये जो आपको इसका मुख्य घटक होता है ये आपको बताना है, इसमें से कौन होगा, लगाइए इसके आंसर। लर्न विथ श्रुति, अगर हो रहा है सेटिंग तो करवा लो, जो प्रिपरेशन कर रहा है उससे ये सब बोलने को हौसला मत तोड़ो। कौन बोल रही है कि सेटिंग हो रहा है, सेटिंग हो रही है तो काहे खातिर चुड़ाई ली, हाँ आई हमको ना समझ में। लर्न विथ श्रुति, हाँ सेटिंग हो रहा है तो जो अपन बाप से कह के सेटिंग करा ले, यहाँ का बकवास करने आए बता, बाप से अपन बोल के सेटिंग करा लेने के लिए सेटिंग हो रहा है। चिरकुट आदमी, तो फिर यहाँ पर क्यों कहाँ लगा रहा है तू, जो भी है लर्न विथ श्रुति। बाबू से बोलता बाबू जी ज्यादा पैसा हुई, नालायक इंसान। बायोगैस का मुख्य घटक कौन है ये बताना है। बायोगैस का जो मुख्य घटक होता है ये कौन होता है बताओ, मीथेन होता है। कौन होता है, मीथेन होता है, ठीक ना। मीथेन जो होता है ये बायोगैस का मुख्य घटक होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है, ठीक, CH4 होता है, ठीक ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, CH4 हो जाएगा। इसे मार्स गैस भी कहा जाता है, दलदली क्षेत्र में मिलेगा। सब चीज ऊपर तो मैंने बताया ही। क्वेश्चन नंबर 81 लगाओ। प्रोपेन और ब्यूटेन पाया जाता है LPG सिलेंडर में, यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस वाला जो तुम्हारा घर वाला सिलेंडर है। क्वेश्चन 81 देख लो, यहाँ पर देख लो क्वेश्चन 81 क्या कर रहा है, वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित है। तो 5 जगत वर्गीकरण जो विक्टर ने दिया था, 5 जगत का आपको क्या है वर्गीकरण दिया था, ये किसके लक्षण पर आधारित है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 81 लगाओ, ठीक, क्वेश्चन नंबर 81 लगाओ, क्वेश्चन नंबर 81 ये लगाओ। क्वेश्चन नंबर 81 के आंसर बताओ। कोशिका भित्ति पहले इसमें देखा जाता है किसमें है या नहीं है, केंद्रक झिल्ली है कि नहीं पूर्ण विकसित, और पोषण की विधि ये जो बताता है, ये 5 जगत वर्गीकरण का मुख्य रूप से बताता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन 82 लगाओ। तने में कैवियम छल्ले की सक्रियता से पित्त की ओर बनने वाली कोशिकाएं कहलाती है, कैवियम छल्ले, ठीक ना। तो ये कौन सी आपको कहलाती है ये आपको बताना है। क्वेश्चन 82 लगाना है। क्वेश्चन 82 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, द्वितीय जाइलम कहलाती है। और जाइलम का काम क्या होता है बताइए तुमको, जल का वहन करना, जल फ्लोएम का होता है खाद्य पदार्थों का वहन करना। क्वेश्चन 83 देखो, किरचॉफ के प्रथम नियम किस संरक्षण के नियम से संबंधित है। किरचॉफ के जो प्रथम नियम है ये किसके संरक्षण से संबंधित है ये बताओ। किरचॉफ ने नियम जो दिया था ये किसके संरक्षण से संबंधित है, लगाना है। क्वेश्चन नंबर 83 लगाइए, क्वेश्चन नंबर 83 लगाइए। किरचॉफ के जो होता है ये नियम जो होता है किससे संबंधित है बताओ। ये हो जाएगा आपका आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, इसे भी याद रखिएगा, आवेश संरक्षण के सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 84 अब तो लास्ट ही हो रहा है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन लगाओ तुम लोग। वंशागति के क्रोमोसोमवाद के सिद्धांत, बहुत अच्छा है, ये तो सिद्धांत ही मात्र पूछ दिया। क्रोमोसोमवाद के सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, वंशागति के क्रोमोसोमवाद के सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, लगाओ। क्वेश्चन नंबर 84 लगा दो यहाँ पर, 84 का क्या हो जाएगा, मेंडल ने दिया था ना, क्रोमोसोमवाद के सिद्धांत जो दिए गए थे मेंडल ने दिया था ना। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, जॉर्ज मेंडल ने बताया था आपको जेनेटिक्स के भी बारे में। 84 के आंसर क्या लगाओगे बताओ, बहुत अच्छा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 देख लो। एक परितंत्र में अपघटन क्रिया को नियमित करने वाला कारक है, एक परितंत्र में अपघटन क्रिया को नियमित करने वाला क्या हो जाएगा, लगाओ लगाओ क्वेश्चन लगाओ। अच्छा एक चीज यहां पर देखो, एक परितंत्र में अपघटन क्रिया, यहां से क्वेश्चन देखो तुम लोग, ठीक ना। ये क्वेश्चन के आंसर क्या लगाए तुम लोग, वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो वंशागति के क्रोमोसोमवाद के सिद्धांत कुछ लोग इसका सी लगा रहे हैं, सही लगा रहे हैं, सटन अनबवेरी ने दिया था।
सटन एंड बवेरी ने ये आपको क्या दिया था कि वंशागति के क्रोमोसोमवाद, यहाँ पर देखो वंशागति नहीं दे रहा है, यहाँ पर क्रोमोसोमवाद भी देखना है, ठीक ना। वंशागति के जो नियम दिए थे, जेनेटिक्स के बारे में बताए थे, सबसे पहले मेंडल ने बताया था, बट क्रोमोसोमवाद के सिद्धांत जो दिया गया था, ये दिया गया था आपका सटन एंड बवेरी द्वारा। इसके आंसर सी हो जाएगा। 85 का लगाओ, 85 का आंसर लगाओ, 85 का आंसर लगाओ, ठीक ना, 85 का आंसर लगाओ, 85 लगाओ। अब तो ध्यानपूर्वक क्वेश्चन लगाना है, पूरा क्वेश्चन पढ़ो फिर लगाओ। यहां पर देखो, एक परितंत्र में अपघटन के क्रिया को नियमित करने वाला कारक कौन है? एक परितंत्र में अपघटन के क्रिया जो होता है, इसको नियमित करने वाला कारक का नाम बताना है। एक परितंत्र में अपघटन क्रिया को नियमित करने वाला कारक क्या होगा बताओ? ताप होगा, मृदा की नमी होगा, अपरद की प्रकृति होगा। बताओ इसमें से क्या हो जाएगा? बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो, ये सभी हो जाएगा। परितंत्र में अपघटन की क्रिया ताप से भी, मृदा की नमी भी हो जाएगा और अपरद की प्रकृति भी हो जाएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 85 के आंसर डी लगा लेना। क्वेश्चन नंबर 86 लगाओ। अक्सर बिहार पुलिस में जब तुम लोग देखोगे, बिहार पुलिस का पेपर दोगे और उसमें ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से सभी डी ऑप्शन दिया हुआ है, तो तुम लोग डी ही ऑप्शन लगाने की कोशिश करना, ठीक ना। और मतलब क्वेश्चन नहीं आ रहा है तब मैं बता रहा हूं, डी तुक्काबाजी में अगर लगाना है तो। क्वेश्चन 86 देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अतर्व चक्र के मध्यम में अपने उच्चतम स्तर प्राप्त करता है? ये बताना है, ये इसमें से कौन सा होगा हार्मोन? इसमें से बताओ। क्वेश्चन 86, ये एस्ट्रोजन हो जाएगा, बट इसमें से कुछ अवर्त यहां पर हो जाना चाहिए। ये हो जाएगा एस्ट्रोजन हो जाएगा। कौन सा हार्मोन हो जाएगा? एस्ट्रोजन हार्मोन हो जाएगा। ये सभी आप देखोगे, इतना हार्ड आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा ये। इसमें आप देखोगे कि कुछ 11-12 लेवल का भी क्वेश्चन आ जाता है। भौतिक अधिशोषण में गैस के अणु ठोस तल पर जुड़े हो रहते हैं। भौतिक अधिशोषण में गैस के अणु ठोस के तल पर जुड़े रहते हैं। रासायनिक बल के द्वारा, स्थिर विद्युत बल के द्वारा, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा या वंडरवाल बल के द्वारा। भौतिक अधिशोषण में गैस के अणु ठोस तल पर जुड़े होते हैं। ये किस ठोस तल पर जुड़े होते हैं, किसके द्वारा, ये आपको बताना है। लगाइए क्वेश्चन नंबर 87। ये जुड़े रहते हैं, वंडरवाल फोर्स का नाम सुने होगे ना, तो वंडरवाल फोर्स के द्वारा ही ये जुड़े होते हैं, ठीक ना, गैस के अणु ठोस पर। डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देख लो, सामान्यतः स्वार्थिक उपयोग में ले जाने वाली बायोरिएक्टर कौन सी है? इसमें से बताना है ये कौन सी बायोरिएक्टर है जो कि समानता अधिक प्रयोग में ली जाती है। एयरलिफ्ट बायोरिएक्टर, ब्लियोडित हाउस बायोरिएक्टर, सॉलिड स्टेट किण्वन बायोरिएक्टर या शून्यक बायोरिएक्टर। इसमें से किसका प्रयोग किया जाता है? कहोगे सर जी तो बड़ी हार्ड क्वेश्चन आ गया है। ये सब क्वेश्चन तुमको 11-12 में पढ़ने को मिलेगा, ठीक ना। 11-12 पढ़ोगे तब जाकर तुमको बायोलॉजी वाला क्षेत्र मिलेगा, ठीक ना, या तो केमिस्ट्री में। ये देखो, ब्लियोडित हाउस बायोरिएक्टर इसमें सबसे हो जाएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा? स्वार्थिक उपयोग में लिया जाता है, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 देख लो, उस गुण का चयन कीजिए जो नाभिकीय संलयन का अभिलक्षण नहीं है। नाभिकीय संलयन का अभिलक्षण, ये तो आसान क्वेश्चन है, पर इसे भी स्टेटमेंट बनाकर दे दिया है, लेकिन यहां से क्वेश्चन देखोगे तो ये आसान है। ये क्वेश्चन लगाने की कोशिश करोगे तो आराम से लग जाएगा। ये क्वेश्चन लगाओ, उस गुण का चयन कीजिए जो नाभिकीय संलयन का अभिलक्षण नहीं है। नाभिकीय संलयन का गुण नहीं है। लगाइए क्वेश्चन नंबर 89 लगा लीजिए। 89 यहां पर देख लेना है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया सूर्य, तारों तथा हाइड्रोजन बम में होती है। एकदम सही है। अब ये पूछ रहा है नहीं दिया हुआ है, इसके लिए क्रांतिक द्रव्यमान की आवश्यकता होती है, बहुत ज्यादा द्रव्यमान होता है, ठीक ना। नाभिकीय संलयन में हल्के तत्व मिलकर भारी तत्व का निर्माण करते हैं। यह कम ताप पर होती है। भैया तापमान तो इतना चाहिए कि कुछ कहने योग्य ना। ये देखो कि जब नाभिकीय संलयन होगा तो उसमें काफी ज्यादा तापमान चाहिए होता है, तो ये कमरे के ताप पर थोड़े ना हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि यही गलत स्टेटमेंट दिया हुआ है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 90 देख लो, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है? ऑक्सीजन के जो एक अणु होते हैं ये बताना है। देखते कौन लगाता है। इसमें से ई वाला ऑप्शन रख लो। ई वाला ऑप्शन में तुम लोग लिख सकते हो, यहाँ पर बताओ, ई वाला ऑप्शन में लिख सकते हो, यहाँ पर 8 लिख लो। अब बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर लगाओ, 90 का आंसर लगाओ, 90 का आंसर लगाओ। बताओ 90 का आंसर। एक दूसरे से चीटिंग मत करो, ठीक ना, एक दूसरे का चेपो मत। नेहा कुमारी 16 लगा रही है। अनीसा सिंह ए लगा रही है, 16 लगा रहे हैं लोग। अरे बबुआ लोग, यही तो दिक्कत है ना, परमाणु और अणु में तुम लोगों को नहीं पता है। परमाणु सिर्फ ऑक्सीजन का एक होता है, परमाणु माने ऑक्सीजन, सिर्फ ओ लिख सकते हो। लेकिन अणु जो होता है 2 परमाणु ऑक्सीजन के मिलता है तो एक अणु का निर्माण करता है, ये याद रखना चाहिए। तो ऑक्सीजन में क्या होता है? 2 अणु होते हैं। O2 को कहा जाता है ऑक्सीजन बुर्बक, और O3 को कहा जाता है ओजोन कहा जाता है।
तो O2 हो जाएगा तो 16 द्रव्यमान होता है, परमाणु संख्या क्या होता है 8 होता है, इसके डबल कर दोगे द्रव्यमान 16 होता है, और 16 के 2 को गुणा करोगे ना तो 16 दूनी के क्या हो जाएगा 32, क्योंकि 2 को यहाँ पर देखो परमाणु है, 16 दूनी के 32 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा सी, जो भी सी लगा रहे हैं बबुआ लोग सही लगा रहे हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कौन सा ये क्वेश्चन था, 90 था, 90 क्वेश्चन था भैया। यहाँ पर देखो 91 नंबर क्वेश्चन देख लो, 91 देखो, फिनाइल कीटोन्यूरिया के रोगी के मूत्र में उत्सर्जित होने वाला अम्ल कौन सा है। फिनाइल कीटोन्यूरिया के रोगी जो भी होते हैं उनके मूत्र में जो उत्सर्जित होता है ये आपको बताना है, इसमें से कौन सा उत्सर्जित होता है। लगाइए, ये हो जाता है फिनाइल पायरोविक अम्ल। फिनाइल पायरोविक अम्ल इनमें से आपको उत्सर्जित होता है इनके मूत्र से, ये याद रखिएगा। आगे देखो क्वेश्चन पर 92 देखो, ऑक्सीजन के एक अणु का ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान है, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है। फिर तो वही क्वेश्चन आ गया क्या, फिर से वही क्वेश्चन आ गया ना, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। इसका क्या हो जाएगा 32 ग्राम हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित स्रोतों में से किसमें भारत के सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है। भारत जो होता है सबसे अधिक आजवी विद्युत किससे बनता है, तो भारत में सबसे अधिक विद्युत जो बनता है वो तापीय ऊर्जा से बनता है। यानी कि भारत में सबसे अधिक जो विद्युत बनता है, उत्पादन होता है वो कोयला द्वारा होता है, और कोयला द्वारा होता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तापीय ऊर्जा हो जाएगा, तापीय ऊर्जा द्वारा होता है। क्वेश्चन 94 देखो, इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं। इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड जो श्रृंखला है ये किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं, ये बताना है। क्वेश्चन 94 लगाना है। 94 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं, ये याद रखिएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, आगे चलो क्वेश्चन नंबर 95, डीएनए के एकल क्षारक युग्म में परिवर्तन कहते हैं। डीएनए के एकल क्षारक युग्म में परिवर्तन क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। डीएनए के एकल क्षारक जो युग्म है ये देख लो, बकवास परिवर्तन भी लिखा हुआ है यहाँ पर। क्वेश्चन 95 देख लो, ये कहलाता है बिंदु परिवर्तन। क्या कहलाता है, बिंदु परिवर्तन। ठीक, आगे चलते क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 96, मटर के पौधे पर अध्ययन के लिए मेंडल ने कितने विप्रियोर्स विशेषक चयनित किए थे। तो मटर के लिए अध्ययन करने के लिए आपको मेंडल ने जो चयनित किए थे, कितने विप्रियोर्स विशेषक आपको चयनित किए थे, तो ये 7 किए थे मेंडल ने, और साधारण मटर का पौधा भी था। क्वेश्चन 97 देखो, भूपृष्ठीय तापमान व्युत्क्रमण वायुमंडल की निचली परत में बढ़ाता है। अब ये देखो वायुमंडल में देखोगे जो आपको ये व्युत्क्रमण मतलब कि उल्टा हो जाता है। व्युत्क्रमण मतलब क्या होता है, भूपृष्ठीय तापमान उल्टा हो जाता है। यानी हम लोग जानते हैं कि ऊपर की तरफ जाएंगे तो तापमान होता है कम, लेकिन इसमें सीधे उल्टा हो जाता है। तो उल्टा हो जाता है तो ये कौन सा वायुमंडल की निचली परत में अस्थायीता बढ़ाता है, स्थिरता हो जाएगा, स्थिरता को बढ़ाता है, इसे भी याद रखिएगा। इसके आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 98 देख लो, परजीवी गाय रोजी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन है। बताओ, रोजी जो गाय है इसके परजीवी गाय है, मतलब कि ये बताना है परजीवी। कोई कुछ पूछ रहा है क्या। सर बोर्ड से न्यू डॉक्यूमेंट्स लिखवाया हूँ, इशू डेट न्यू दिया हूँ और हम पुराने वाले दिए हैं। बताओ, तुम बताओ, खुद ही अपने बुद्धि लगाओ तुम्हें कि तुम नया वाला इशू डेट दे दिए हो और पुराना वाला तुम डॉक्यूमेंट का सीरियल नंबर दे दिए हो। तुम्हारे जैसा मूर्ख इंसान कौन होगा। अरे तुमको जब देना ही था, जब पुराने वाला ही दे सकते सीरियल नंबर। क्या तुम जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने जाओगे तुमसे 10th या 12th का सर्टिफिकेट मांगेगा जो सुधरवाए होगे, तो उसमें तुम क्या दोगे, दोनों लगा कर दोगे, फेंक देगा तुम्हारे मुंह पर। पहले तुम पुराना लगा कर दोगे कि मान लो नया वाला नहीं एक्सेप्ट करता है तो पुराना वाला दोगे, और फिर बोलोगे सर जी हमने सुधार करवाया था तो ये मेरा रहा नया वाला। तो तुम्हारा वही हाल हो गया कि आधा मतलब कुछ और आधा कुछ और। अरे कोई भी काम करो तो बढ़िया से एगो काम करना चाहिए ना, एगो कायदे ले काम करना चाहिए। परजीवी गाय जो होती है, ये परजीवी मतलब कि यहाँ पर देखो जेनेटिक्स बदलाव किया होगा परजीवी गाय इसमें, और इसमें रोजी जो नाम इसका है, इसके दूध में मिलने वाला देखो इसमें बदलाव कर कर इसके दूध जो आपको होता है यह प्रोटीन युक्त बनाया जाता है। तो प्रोटीन युक्त बनाया जाएगा तो इसमें क्या मिलेगा, मानो में आपको देखो मानो अल्फा लैक्टिक ल्यूमिन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक ना, मतलब लेक्ट एल्बुमिन, मानो अल्फा लेक्ट एल्बुमिन यहाँ पर दूध में इसका मिलता है, यानी प्रोटीन ज्यादा होता है इस दूध में जो आपको परजीवी गाय रोजी है। देखो ना गायों का भी नाम रोजी रख दिया गया है। यहाँ देख लो क्वेश्चन नंबर 99, सीएनजी मुख्य रूप से बनी होती है
देखो ये क्वेश्चन ऊपर दिया था कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस किससे बनी होती है, संपीड़ित जो गैस, वही इंग्लिश में देखो फिर से दोबारा क्वेश्चन पूछ दिया है कि सीएनजी जो होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो होता है, ये किससे बना होता है, तो मीथेन से बना होता है। ये दोबारा क्वेश्चन पूछ दिया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन देखो, रसोई में प्रयुक्त की जाने वाली बर्तनों पर ना चिपकने वाला परत क्या होता है, कि बर्तन देखोगे उस पर नहीं चिपकेगा, इसके लिए कौन सा परत का इस्तेमाल किया जाता है, रसोई गैस में देखोगे तो बताओ इसका इस्तेमाल जो किया जाता है उसका क्या है, ये बताना है आप लोगों को। तो टेफ्लॉन का नाम तुम लोग सुने होगे, काला काला टेफ्लॉन का उपयोग किया जाता है, न चिपकने वाली, ठीक ना, ये चिपकेगा नहीं बर्तन पर, ठीक ना। तो ये आप देखोगे रसोई गैस में प्रयुक्त होने वाले बर्तनों पर न चिपकने वाली परत जो होती है टेफ्लॉन होती है। चलो यहाँ पर तुम्हारा काम तमाम हुआ, 100 का 100 क्वेश्चन। ऐसे 4 सेट है साइंस का, लगभग 350 से 400 क्वेश्चन साइंस का है प्रीवियस ईयर का, एकदम पूरा क्वेश्चन कर लेना है तुम लोगों को, एकदम मौज मस्ती से, कोई दिक्कत नहीं होगा तुम लोगों का, ठीक। चलो हाल चाल बढ़िया है ना, सब चीज ध्यान रखना अपना, ठीक ना, हाँ अच्छे से अपना ध्यान रखो। चलो 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 चलो, कदम कदम बढ़ाए जाओ, खुशी के गीत गाए जाओ, जिंदगी